के हाथों जाने से तो ये बेहतर ही होगा। कैरेज में बैठते हुए लिया ने याद किया आइजैक का पागलपन, उसकी वाइल्ड प्लान्स, और वो मुस्कुराई। आगे बढ़ो और स्केलेटन किंग को मार डालो। आइजैक अपने कमरे में था, हाथ में प्राइसलेस रोजारियो। एक पागल सी हंसी उसके होठों पर थी। दूसरी ओर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उस पुराने मैंशन के अंदर एक अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे ही दरवाजा खुला, एक मेड ने चौंकते हुए कहा, मास्टर गोयल, कितने सालों बाद आपकी झलक मिल रही है। गोयल ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम कैसी हो? सब ठीक चल रहा है। मेड बोली, जैसा हमेशा था वैसा ही है। जोशुआ कैसा है? अब गोयल की आंखों में थकान और झुंझलाहट दोनों थे। क्या उम्मीद रखती हो? वही घिनौना इंसान। फिर उसने अंदर ही अंदर सोचा, बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा सोचा था। जोशुआ, तुम जैसे ढोंगी लोगों से नफरत है मुझे। गोयल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे डर लगने लगा, कहीं मैं उन लोगों से जुड़ तो नहीं रहा। उसका चेहरा एक पल को भावहीन हुआ, फिर मन ही मन बुदबुदाया। ऑर्डिनेशन वाले दिन कुछ जरूर हुआ है। वो क्लर्जी मेंबर जो आइजैक की ऑर्डिनेशन सेरेमोनी का प्रभारी था, वो तो फॉरेस्ट ऑफ मॉन्स्टर्स में मरा हुआ मिला। गवाहों को मिटाने तक की नौबत आ गई थी, और अब हाउस ऑफ गोल्ड आइजैक को अडॉप्ट करना चाहता है। क्या सच में सब पागल हो चुके हैं? कुछ बहुत गड़बड़ है। एक पल को वो रुक गया। उसकी आंखों में डर था। मेरी माँ भी उसी फैक्शन से है। अगर मैं ज्यादा गहराई में गया तो मेरी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। गोयल ने दरवाजा खोला और अंदर जाते हुए कहा, मैं आराम करना चाहता हूँ, जब तक मैं ना बुलाऊं अंदर मत आना। मेड ने सिर झुकाते हुए कहा, जैसा आदेश हो मास्टर। कमरा बंद करते ही गोयल की आंखों में गुस्सा भर गया। जुड़ाव? मैं जिसने जोशुआ की सारी लीगल राइट्स कार्डिनल बीरेट को सौंप दी थी, क्या मैं जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ? कभी कभी लगता है कि मैंने जोशुआ से ज्यादा करीबियां बना ली थी, लेकिन इस हरामी घर में मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। अब बेरेट मैनर ऑफिस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन स्टोरेज में गोयल ने एक पुरानी डस्टी किताब निकाली। उसके पन्ने पलटता हुआ बुदबुदाया, ऑड एंड आइजैक जोशुआ। उसकी उंगलियां एक अजीब सिंबल पर आकर रुक गई। यही है आइजैक जोशुआ, यही वो सिंबल है जो उसने चुना था। सब कुछ तो ठीक। अचानक गोयल की सांस अटक गई, उसकी आंखें फटी रह गई। द ग्रेटेस्ट गॉड। उसने किताब जोर से बंद कर दी। अब समझ आया, तभी तो पोप्स हाउस ने इतना बड़ा कदम उठाया। तेज कदमों से वहां से निकलते हुए गोयल सोच रहा था, अब ये बात सिर्फ सैंक्टा सीडीज की नहीं रही। अब ये सवाल है, क्या हाउस बेरेट बचेगा या मिटेगा? उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, चेहरा डर और गुस्से से कांप रहा था। नहीं, अब ये सवाल है पूरे एम्पायर के सर्वाइवल का। दूसरी तरफ एक पुराने अंधेरे कमरे में फटे हुए कपड़े, जले हुए पार्चमेंट्स, और बीच में खड़ा था आइजैक। डीमन स्पिरिट उसकी तरफ देख रहा था और बोला, क्या ये पैसे काफी नहीं होंगे बाइंडिंग ऑर्ब को तोड़ने के लिए, कोई वेपन खोजने के लिए? आइजैक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुमकिन है, लेकिन सिर्फ मुश्किल से। फिर उसकी आंखों में नफरत चमकी। असल प्रॉब्लम है एंटी डिमोनिक स्टोन। डीमन स्पिरिट ने धीमे स्वर में समझाया, वो सिर्फ माना को डिस्ट्रॉय नहीं करता, और होली पावर किसी भी चीज पर असर नहीं होने देता। आइजैक का चेहरा तमतमा उठा। वो जो ऑर्ब था जो मेरे मिनियंस को बांध के रखा था, उसे एंटी डिमोनिक स्टोन में बदल दिया। ये लोग सच में पागल है। डीमन स्पिरिट गंभीर होकर बोला, 9वीं क्रांति दानव को गिराने का बस यही तरीका है। आइजैक ने गहरी सांस ली, फिर पेंडेंट उठाते हुए कहा, लिया ने कहा था यही पेंडेंट माना कोर की बाइंडिंग रिलीज करता है। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। उसने माना कोर स्टोन को पेंडेंट के करीब ले जाया। वो खुल रहा है। अचानक स्टोन से एक खतरनाक तरल जहर जैसा ब्लैकिश रेड माना बाहर निकलने लगा। आइजैक ने आंखें गड़ाकर कहा, खा जा इसे। डीमन स्पिरिट चीखते हुए, ऑन इट। वो तुरंत माना को अपनी तरफ खींचने लगा। आइजैक खड़ा होकर देख रहा था, चेहरे पर संतोष था। उसने भी हाथ बढ़ाया। ये तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा माना है। इतना काफी होगा मेरी मैजिक रैंक बढ़ाने के लिए। अब मैं हायर लेवल स्पेल्स आराम से इस्तेमाल कर सकता हूँ। आइजैक ने अपने हाथ उठाए। चारों तरफ का सारा डार्क माना एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने लगा। वहीं डीमन स्पिरिट अपने पूरे जोर से अब्सॉर्ब कर रहा था। आइजैक पूरी तरह खुश था, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी जहां माना गैदर हो रहा था। उसका दायां हाथ पूरी तरह स्केलेटन बन चुका था। उसे देखते ही आइजैक के चेहरे से रंग उड़ गया। उसकी सांस अटक गई। ये क्या हो रहा है? आइजैक अपने कमरे के कोने में चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा झुका हुआ, दोनों हाथों से सर को पकड़े हुए, जैसे किसी डरावने सच को स्वीकारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उसके सामने डीमन स्पिरिट अब भी डार्क माना को चूसते हुए खामोश खुशी में डूबा था। आइजैक धीरे से अपना दायां हाथ उठाकर देखने लगा, और उसकी आंखों में गुस्सा, डर और थकावट सब कुछ एक साथ उभर आया। फिर से ये वही स्केलेटन, ये जरूर उसी शाप की वजह से हो रहा है। वही शाप जिसने स्केलेटन किंग को सबसे ताकतवर डीमन लॉर्ड बना दिया था। द रिवर्सल ऑफ द लिविंग एंड डेड। दूसरी तरफ डीमन स्पिरिट चौंक कर बोला, क्या वो शाप तुम्हारा शरीर पूरी तरह निगल लेगा? आइजैक की आंखों में चिंगारी थी। उसने मुट्ठी भींचते हुए जवाब दिया, नहीं, इस शरीर में ढेर सारी ब्लेसिंग्स है। इतनी आसानी से ये शाप मुझे नहीं निगल सकता। उसके दिमाग में एक भारी तराजू की कल्पना उभरती है। एक तरफ डार्क माना और दूसरी तरफ होली माना। ये शाप अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? क्योंकि मेरी मना एकदम से बहुत बढ़ गई है। डीमन स्पिरिट समझ गया तो बैलेंस टूट गया। आइजैक ने गुस्से में फुफकारा, मैं अपनी होली पावर को बढ़ाकर इसे दबा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तो मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। पता नहीं कितना वक्त लग जाए। स्पिरिट ने सुझाया, तुम्हारा शरीर खुद ही माना को डिवाइन माना में बदल देता है ना, इंतजार क्यों नहीं करते? या फिर रोजारियो से थोड़ी होली माना खींच लो। आइजैक ने झल्लाते हुए कहा,
कहा, वो सब करना बेकार होगा। स्पिरिट धीमे से बड़बड़ाया, और अगर पकड़े गए तो सीधा आग में जिंदा जला दिए जाओगे। फिर उसने गंभीरता से सोचा, अब बस पेंटागन को अपने फायदे में इस्तेमाल करना होगा। आइजैक की आंखों में एक शैतानी चमक उभरी। अगर मैंने टेस्ट ऑफ रेड हेरेटिकल टेस्ट सही ढंग से इस्तेमाल किया तो मैं अपनी होली माना को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। तब तक के लिए उसने खुद से फुसफुसाया, मुझे अपना दायां हाथ बांध कर रखना होगा। लेकिन तभी दरवाजे के उस पार से एक जानी पहचानी आवाज आई, हे आइजैक। आइजैक एक झटके से चौंक गया। दरवाजे पर खड़ा था शूरी, उसकी नजरें सीधी आइजैक पर टिकी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आइजैक अंदर से हड़बड़ा गया। तुम यहाँ कैसे? शूरी की आंखें संदेह से भरी थी। तुम फिर से अकेले में हंस रहे थे? डराने लगते हो, और अपना हाथ क्यों छिपा रहे हो? कहीं जख्मी तो नहीं हो? आइजैक ने घबरा कर अपना हाथ पीछे कर लिया। जख्मी? मैं? अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन शूरी कहाँ मानने वाला था। उसने जबरदस्ती आइजैक का हाथ खींचा। कुछ नहीं, दिखाओ कितना जख्म लगा है। ये क्या है? शूरी पीछे की ओर डर से उछल गया। हड्डियां? ये हड्डियां हैं। उसके चेहरे पर सच्चा डर था, और डीमन स्पिरिट चीख उठा, मास्टर जल्दी करो, मेमोरी डिलीट मैजिक। आइजैक का चेहरा सख्त हो गया। नहीं, किसी इंसान पर वो मैजिक किया तो सब पकड़ा जाएगा। शूरी अब धीरे धीरे कुछ समझ रहा था। एथिक्स ही नहीं, तुम्हारे शरीर में भी समस्या। क्या तुम्हारा कैरेक्टर इसलिए सड़ चुका है क्योंकि तुम्हारा शरीर भी सड़ रहा है? वो कांपते हुए आइजैक की ओर इशारा करती, तुम्हें बताना चाहिए था। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो सब तुम्हें इविल समझते हैं। बिना जाने आइजैक का चेहरा फीका पड़ गया। जोशुआ ब्लड लाइन का शाप, या तो वो बिल्कुल ही बेकार पैदा होते हैं या फिर किसी बहुत बड़ी फिजिकल कमी के साथ। शूरी ने अपना सर पकड़ लिया। हमारे एक पूर्वज के साथ भी ठीक यही हुआ था। वो खुद से बड़बड़ाई, लेकिन फिर ये इतना एथिकली ट्विस्टेड क्यों है? आइजैक के अंदर गुस्सा खौल रहा था। उसका मन चीख उठा, क्या इसे मार दूं? शूरी उसकी तरफ बढ़ी। चलो ग्रैंडपा को बताते हैं, हम तुम्हें ठीक करवा सकते हैं। तुम्हारी जिंदगी छोटी होगी लेकिन हम उसे बढ़ा सकते हैं। आइजैक के चेहरे पर डर उतर आया। ओ, फिर तो उसे पता चल जाएगा कि मैं ही हूँ स्केलेटन किंग। उसने जोर से कहा, नहीं, ग्रैंडपा या बाकी अंकल्स को मत बताना। फिर थोड़ा मुस्कुराकर बोला, मैं नहीं चाहता कि फैमिली चिंता करे, और अभी पेंटागन ज्यादा जरूरी है। मुझे खुद ही स्केलेटन किंग के मिनियंस को खत्म करना है। शूरी ने ये सब सुनकर अपना मुंह हाथों से ढक लिया। उसकी आंखें भर आई। आइजैक ने उसकी आंखों में देखकर कहा, चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। मेरे पास जीने का रास्ता है। शूरी आशा से भर उठी। जीने का रास्ता? बताओ क्या करना है, मैं मदद करूंगा। आइजैक के चेहरे पर एक धीमी क्रीपी सी मुस्कान उभरी, और उसने फुसफुसाया, मुझे बस एक चीज कार्डिनल ऑफ रेड तक पहुंचा देनी है। 20 दिन बाद एक शांत दोपहर थी, लेकिन हवा में हल्की सी टेंशन तैर रही थी। आइजैक और उसकी टीम एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। चारों तरफ प्लेट्स थी। थकान उनके चेहरों पर साफ थी, लेकिन डिस्कशन अब भी जारी था। तभी एक लड़का अचानक गुस्से में चिल्लाया, आइजैक तू है क्या चीज, पूरी तरह शैतान। दूसरा लड़का पीछे से चीख पड़ा, बाथरूम में बम लगाना किस साइको की ट्रेनिंग स्कीम होती है। तीसरे ने तुरंत कहा, उसने मेरे तकिए में पॉइजन गैस भर दी थी। और चौथे ने कांपते हुए थाली नीचे रख दी, कल उसने मेरे खाने में साइनाइड मिला दिया था। आइजैक बस कानों पर हाथ रखकर थक कर बैठ गया, जैसे उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि सब इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। फिर आराम से एक निवाला उठाते हुए बोला, मुझे लगता है इन लोगों को मेरी पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग स्कीम पसंद नहीं आई। बस इतना सुनना था। पूरा ग्रुप बम की तरफ हट पड़ा। ट्रेनिंग ये हत्या की कोशिश है, पागल इंसान। तभी एक ब्लॉन्ड लड़का एक पुराना कागज आइजैक के सामने पटकता है, और ये क्या है? गिरकर मर जाओ, किसी डीमन से कट के मर जाओ, पिट पिट के मर जाओ, बस ऐसे ही मर जाओ। आइजैक ने एक गहरी सांस ली और एकदम गंभीर लहजे में बोला, तो ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर उसने धीरे से कुछ इक्विपमेंट की तरफ इशारा किया। खाना खा चुके हो तो ये पहन लो। क्या ये सैंडबैग है? तुम हमसे फिजिकल ट्रेनिंग करवा रहे हो? हम नाइट नहीं है, हम प्रीस्ट। एक लड़का फिर फट पड़ा, सूरी तो वैसे ही मरने की हालत में है। आइजैक ने अब अपनी वॉइस काल्म और गहराई से बोला, हमें तैयार रहना होगा, पेंटागन पास है और अगला टेस्ट सिर्फ दिमाग से नहीं होगा। सारे लड़के एक दूसरे को कंफ्यूज्ड नजरों से देखने लगे। एक ने पूछा, क्या बकवास कर रहे हो? अगला टेस्ट तो पेंटागन ऑफ गोल्ड है, जिसमें सिर का इस्तेमाल होता है। आइजैक रुक कर बोला, ओह, लगता है टेस्ट का ऑर्डर उल्टा कर दिया मैंने। और फिर वो मुस्कुरा दिया। नेक्स्ट टेस्ट पेंटागन ऑफ रेड है, फिजिकल वन। तुमने ऑर्डर स्वैप कर दिया। आइजैक अब खिलखिलाकर हंस पड़ा, हाँ, और हमारे प्रोजेक्ट्स भी अब अलग होंगे। एक लड़का सन्न रह गया, क्या कर दिया तुमने? बाकी दो लड़के उसके अगल बगल से धीरे धीरे पीछे हटने लगे, जैसे कोई सुनामी आ रही हो। और तभी ताली की तेज आवाज। आइजैक ने खड़े होकर कमांड दे डाली, इनफ चिटचैट, सब सैंडबैग उठाओ, फील्ड के 50 चक्कर लगाओ। ये सुनते ही कोई गालियां देने लगा, कोई पसीने पसीने हो गया। एक लड़का हड़बड़ा कर बोला, तुम लॉजिक को पीछे छोड़ चुके हो आइजैक, टेस्ट का ऑर्डर कैसे स्वैप कर सकते हो? ब्लॉन्ड भी चिल्लाया, और 50 चक्कर, क्या पागल हो गए हो? आइजैक ने धीरे से गर्दन झुकाकर कहा, ओ, मेरी जुबान फिसल गई थी। सभी के चेहरे सुर्ख पड़ने लगे, और आइजैक ने फिर अपनी क्लासिक क्रीपी स्माइल दी, करेक्शन 100 चक्कर। फिर उसकी आवाज गंभीर हो गई, इतनी ठंडी की रूह कांप जाए, और अगर हम पहले नहीं आए तो समझो मर ही गए। भागो हरामखोरों, भागो, जो होगा देखा जाएगा। हम क्यों इतनी जान मार रहे हैं? और वो जगह पसीने, गालियों और हताश कदमों की गूंज से भर गया। अब वहाँ हलचल और टेंशन दोनों बढ़
बढ़ चुके। ब्राउन बालों वाला लड़का गुस्से से फट पड़ा, 2 किंग्स इनफ है पेंटागन के लिए। लेकिन तुरंत ही बगनी बालों वाला लड़का पलट कर बोला, हमारे पास एक ऑलरेडी है और मैं श्योर हूँ कि अजूर पेंटागन से अगला मिल जाएगा। पर तभी आइजैक ने उस ब्राउन लड़के के कंधे पर हाथ रखा, बड़ी ही कैजुअली, लेकिन आंखों में सीरियसनेस थी। आर यू किडिंग मी? हमें कम से कम 5 चाहिए। 5? जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही चूस ली हो। लड़का ऑलमोस्ट लड़खड़ा गया। बाकी लोग भी थोड़ा ठंडे पड़े थे। कोई बोल पड़ा, रेड और गोल्ड तो कभी भी किंग्स नहीं देंगे, और नेक्स्ट टेस्ट तो पेंटागन ऑफ गोल्ड है, तो ये फिजिकल ट्रेनिंग क्यों? इज़ैक चुपचाप सुनता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, पेंटागन का ऑर्डर एम्पायर की एक पुरानी परंपरा है। कौन होते हो तुम लोग उसे तोड़ने वाले? व्हाइट, गोल्ड, एज्यूर, ब्लैक और फिर रेड। तभी ब्राउन बालों वाला एक और लड़का भागता हुआ आया। सांस फूली हुई थी जैसे कोई बड़ा खुलासा करने वाला। गाइस, न्यूज है, अगला टेस्ट पेंटागन ऑफ रेड होगा। सन्नाटा छा गया। रेड का कार्डिनल गोल्ड वाले कार्डिनल से बात करके टेस्ट की ऑर्डर ही स्वैप कर दी है। ओह फक, किसी ने बाल नोच ली, किसी का चेहरा सफेद हो। पेंटागन ऑफ रेड मतलब 1-on-1 कॉम्बैट, और अगर ये टेस्ट फेल हुआ तो पूरा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। और तभी इज़ैक, जो अब तक बस सुन रहा था, अचानक हल्की डेविलिश स्माइल के साथ बोला, अब जब नेक्स्ट टेस्ट डिसाइड हो ही गया है तो क्यों ना ट्रेनिंग शुरू की जाए। कुछ दिन बाद इंपीरियल ट्रेनिंग सेंटर। रेड टीम के सारे लड़के एक जगह खड़े थे, टेंशन में, कंफ्यूजन में। नाइजर मन ही मन सोच रहा था, भाड़ में जाए, ये क्या सोच लिया मैंने कि फादर कभी आइजैक की बात मानेगा। लेकिन बात वही निकली जिसका डर था। रेड कार्डिनल ने खुद कहा था, आइजैक ने मुझसे कहा था वो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखाएगा। अब तुम लोग उस पर हमला करो, उसकी असली ताकत सामने लानी है। और ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। अब ये कोई 1-on-1 मैच नहीं था, अब ये था टीम बैटल, 30 वर्सेस 30। रेड टीम का लीडर नाइजर सेपेट, एज्योर टीम का लीडर शूरी जोशुआ। और एक दिक्कत थी, आइजैक ने अपनी पूरी टीम को ट्रेनिंग के नाम पर बर्बाद कर दिया था। हर बंदा अधमरा, कोई गिरा पड़ा है, कोई हिल भी नहीं पा रहा। लेकिन नाइजर ने ठान लिया था, हम रेड हाउस वाले हैं, कॉम्बैट में स्पेशलाइज करते हैं, हारेंगे नहीं, चलो अटैक करो। वो अपनी पूरी टीम लेकर जोश में आगे बढ़ा, लेट्स गो, हम उनका काम तमाम कर देंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नाइजर एकदम रुक जाता, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पीछे ऊंचे मंच पर 2 खास लोग बैठे थे। एक की पोशाक सुनहरी थी, कार्डिनल ऑफ गोल्ड, और दूसरा लाल रंग के कपड़ों में मुस्कुराता हुआ व्यक्ति, कार्डिनल ऑफ रेड, लियोन सेपेट। उसकी आंखें सीधी मैदान की ओर जमी थी और वो देख रहा था कि ना बेरे, उसके होठों पर एक हल्की सी हंसी तैरती। आइजैक की टीम के साथ आ रही है। नीचे खड़े रेफरी के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही, वो जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। आइजैक धीरे से मुस्कुराते हुए रेफरी की ओर देखता है और हल्के से अपना हाथ उठाकर कहता है, एक्चुअली मेरी कप बेरिंग सर्वेंट को सुबह के नाश्ते से पेट खराब हो गया। फिर वो कीना की ओर इशारा करता है, एक अजीब सी कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ बोलता है, लकीली मुझे एक रिप्लेसमेंट मिल गई, और वैसे भी ये तो सिर्फ ट्रेनिंग है ना। सारे मैदान में खलबली मच चुकी थी। नाइजर का चेहरा तो जैसे सफेद पड़ चुका था। वो बुदबुदाया, व्हाट, कीना बेरेट हमारे सामने? वो तो अपर लेवल प्रीस्ट के बराबर ताकतवर है। कीना चुपचाप खड़ी, आंखें सीधी सामने, पीठ पीछे हाथ बंधे हुए, बिल्कुल शांत। उधर ऊपर से कार्डिनल रेड थोड़ा सख्त होता है, कार्डिनल ऑफ गोल्ड, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तुमने कीना को एज्योर टीम में कैसे डाल दिया, या फिर तुम्हें भी नहीं पता था? कार्डिनल ऑफ गोल्ड के होंठ खुले रह गए, वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया, बस सन्न रहकर कीना को देखता रहा। कीना ने तभी सीधा आइजैक से पूछा, अगर मैं इन छोटे मोटे लोगों को हटा दूं तो तुम वाकई में मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे और मुझे पावरफुल टेक्निक से सिखाओगे ना? आइजैक के चेहरे पर हल्की सी वो जानी पहचानी मुस्कान लौट आई। Yeah, of course, fine. नाइजर के लिए तो जैसे समय थम गया था, उसका मुंह खुला रह गया, डिसबिलीफ में डूबा हुआ, और फिर अचानक वो जोर से चिल्ला उठा, दिस इज चीटिंग, वो कोई ट्रेनी नहीं है, उसकी लेवल की कोई लड़की ट्रेनीज के बीच कैसे लड़ सकती है? ये तो। लेकिन कीना की आवाज बहुत काल्म थी, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। मैंने अपर लेवल प्रमोशन ठुकरा दी थी, मैंने खुद अपने राइट्स छोड़ दी ताकि मैं ट्रेनी बनकर ज्यादा वक्त बिता सकूं, ठीक उसी तरह जैसे इज़ैक जोशुआ करता है। आइजैक की आंखें अब कीना को एक अजीब सी नजरों से घूर रही थी। उधर दर्शकों की भीड़ में सबकी आंखें इसी ओर, कुछ लोग शॉक्ड, कुछ क्यूरियोसिटी से भरे हुए, और बाकी सिर्फ तमाशा देख रहे थे। अब दोनों टीम्स रेफरी के सामने आ खड़ी होती हैं। कीना आगे बढ़ती है, उसकी आवाज स्टेडी थी, रेफरी, क्या आपने फैसला कर लिया? रेफरी तो जैसे अंदर से ही टूट चुका था। उसने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, एज कीना बेरेट इज ऑफिशियली स्टिल अ लोअर लेवल प्रीस्ट, और उसने पेंटागन के किसी भी टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया, तो कोई रूल उसे रोक नहीं सकता। नाइजर फिर चिल्लाया, दिस इज बुलशिट। आइजैक पीछे थोड़ा हटकर मजे से खड़ा था, आर्म्स फोल्डेड, कॉन्फिडेंट, और कीना एकदम शांत उसी पोस्चर में। नाइजर के चेहरे पर अब बेचैनी साफ थी। डैम इट, हमारी पूरी टीम मिलकर भी कीना को फेस नहीं कर सकती, और ऊपर से उनके पास इज़ैक भी है, ये तो साफ साफ हारने वाला मैच है। उधर शूरी की नजर मैदान पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और। अगर हम सिर्फ टीम लीडर्स का 1-on-1 करा दें तो शायद हमारी जीत की एक उम्मीद हो सकती है। बस यही सोच उसके मन में चल रही थी। लेकिन तभी उसके ठीक पीछे खड़ा आइजैक उसकी तरफ टेढ़ी नजरों से देख रहा था। शूरी अभी भी खोया हुआ था, मगर फिर भी वो मुस्कुराया। आइजैक धीरे धीरे पास आया, हल्के से चिढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ? टॉयलेट
जाना है क्या? पहले ही बोल देता, मैंने तो कहा था, पहले चले जाना चाहिए था। शूरी थोड़ा झेंपते हुए बोला, तुम्हारा हाथ ये सब खत्म होते ही ठीक हो जाएगा ना? इज़क ने बायां हाथ ऊपर उठाया, वही हाथ जो अब हड्डियों का ढांचा बन चुका था। हाँ, जब मुझे थोड़ी और होली पावर मिल जाएगी फिर सब ठीक हो जाए। शूरी का चेहरा थोड़ा भारी हो गया था, वो कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया। तुम्हें लीडर होना चाहिए था। सच कहूँ तो अगर आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। इज़ाक कुछ नहीं बोला, बस अपनी हड्डियों वाली बांह को पकड़ कर खड़ा रहा। शूरी ने धीमे से आगे कहा, क्लास प्रेसिडेंट बनना, ग्रेड्स स्किप करना, एग्जाम्स में टॉप करना और यहाँ तक कि हार्मनी से गुजरना भी वो सब मेरी मेहनत नहीं थी, वो सब तुम्हारी वजह से हुआ। आइजक अब शूरी के और करीब आया, चेहरा थोड़ा अजीब बनाकर बोला, अबे व्हाट द हेल? फिर उंगली उसकी तरफ तानते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं सिखाने में तो अच्छा हूँ, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो मेरे साथ टिक पाते हैं। शूरी गहरी सोच में डूबा हुआ सा था, मगर अब वो फिर से सीरियस हुआ। लेकिन सुनो, नाइजर को हल्के में नहीं ले सकते, वो यूं ही किसी ट्रेनी का नाम नहीं है। आइजैक ने थोड़ा खींच के जवाब दिया, अगर जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही है तो फिर उस इरिटेटिंग रेडहेड से लड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतनी देर से चुपचाप खड़ी कीना बस उनके पीछे खड़ी थी, नजरें तिरछी मगर पूरी तरह फोकस्ड। और फिर शूरी एक हल्की मुस्कुराहट के साथ अचानक जोर से बोला, आइजक। इज़ैक ने बिना पलटे उसकी बात बीच में काट दी, वैसे एक बात। उसकी आवाज अचानक ठंडी और सख्त हो गई, अगर तुम हार गए तो सबसे पहले मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा, समझे ऐसो? शूरी तो पूरी तरह हक्का बक्का। हाँ? और बाकी सब ने आइजक की बात पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अरीना के मैदान में उस वक्त एक गूंजती हुई आवाज फैलती है, 5 मिनट बाकी हैं कंपटीशन शुरू होने में, दोनों टीमें तैयार हो जाओ बैटल के लिए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है और डर साफ महसूस हो रहा है। असली की नजरें आइजक पर टिक जाती हैं, चेहरे पर हल्की परेशानी, लेकिन आवाज थमी हुई, लॉर्ड आइजक। वो बस इतना ही कह पाई, लेकिन उसका टोन बता रहा था कि हालात ठीक नहीं, कि ना उनके साथ है। लेकिन उसकी बात अधूरी रह जाती है। पास ही रिलाय खामोशी से खड़ा है, असाइली की तरफ देखकर, फिर मैदान की तरफ, फिर एक ठंडी आवाज में कहता है, ये तो आइजक और शूरी दोनों के लिए बुरा है। हाउस ऑफ रेड वाले हरामी पहले ही उन पर स्पेल ऑफ रुइनेशन चला चुके हैं। दूसरी तरफ आइजैक की टीम की एक टीममेट के गले में भारी सी काली चेन लिपटी हुई है, उनके शरीर कांप रहे हैं, आंखें लाल पड़ चुकी हैं। आइजैक खुद वो चेन दोनों हाथों से कसकर पकड़े खड़ा है। रुको, अभी नहीं, थोड़ा और वक्त दो। मगर टीममेट्स की हालत बेकाबू होती जा रही है। असली की सांसें तेज हो जाती हैं, वो एक कदम पीछे हटती है। ये तो एज्योर वाला होली स्पेल लग रहा है। एक क्षण को वो खुद से बड़बड़ाती है, आइजक ने मुझसे ये स्पेल सिखाने को कहा था। पीछे से रिलाई की आवाज आती है, ये अपलिफ्ट स्पिरिट कैसे हो सकता है? असैली धीरे से कहती है, हाँ, ये स्पेल तो बस लोगों को इतना उकसाता है कि वो दुश्मन से डरना छोड़ दे। रिलाई की आंखें फैल जाती हैं, लेकिन ये लोग तो जानवर जैसे दिख रहे हैं। आइजक के टीममेट्स अब भूखे भेड़ियों जैसे लग रहे हैं, उनकी सांसें, उनकी आंखें, सब में सिर्फ पागलपन। आइजैक हल्का सा मुस्कुराता है, एक बहुत गहरी अजीब सी मुस्कान। ये मेरा सीक्रेट है, क्लर्जी को भी नहीं पता। अपलिफ्ट स्पिरिट और उसके साथ हर्ब डोपिंग। अब वो टीममेट्स इंसान जैसे लग ही नहीं रहे, उनका शरीर, उनका चेहरा सब बदल चुका है। बीस्टिफिकेशन। आइजैक अब खुद से फुसफुसाता है, मैंने इन्हें इतना तैयार कर दिया कि अब ये बीस्टिफिकेशन के काबिल हो चुके हैं। अब इसका पूरा फायदा उठाना है। हर एक टीममेट अब जैसे किसी एंशिएंट मॉन्स्टर की तरह दहाड़ रहा है, मगर पूरी तरह आइजैक के कंट्रोल में। उसी वक्त हॉल की छत के ऊपर हवा में चमकते हुए मैजिक सर्कल्स दिखाई देने लगते हैं। आइजैक ऊपर देखता है, उसके चेहरे पर हल्की हैरानी और जोश एक साथ। शुरुआत हो गई क्या? पूरा माहौल अब और डरावना हो चुका है। तभी मैदान में कुछ जादुई पेड़ और काले कवच में नाइट सोल्जर्स प्रकट होते हैं। ऑडियंस हैरानी से खुशी में चीख उठती है, ओह वो तो। और फिर उनके बीच एक विशाल मूर्ति प्रकट होती है, इंसानी आकार की, रक्त लाल आभा से चमकती हुई। हाउस ऑफ रेड का पेट्रोन, न्याय का देवता। शूरी उसे देखते ही कांप उठता है, प्रार्थना करो जल्दी। जिसकी आस्था मजबूत होगी उसे रेड गॉड का आशीर्वाद मिलेगा। वो दोनों हाथ जोड़ लेता है, भीतर ही भीतर बुदबुदाता है, हमें जीतना है किसी भी तरह। लेकिन तभी एक तेज कटता हुआ हमला सीधा उस मूर्ति पर लगता है। ऑडियंस चीख पड़ता है, शूरी समेत पूरा मैदान हिल जाता है। फिर जब धूल हटती है तो सबके सामने खड़ा है आइजक। उसके हाथ से ही वो हमला निकला था। मेरा मतलब वो नहीं था। वो हल्के से बड़बड़ाता है, मगर डैमेज हो चुका है। वो विशाल मूर्ति टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिरती है। शूरी का चेहरा तमतमा जाता है। वो गुस्से से आगे बढ़कर आइजैक की कॉलर पकड़ लेता है। आइजैक, तू अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया? आइजैक हल्के से मुस्कुराता है। नाइजर और उसकी पूरी टीम बहुत चक्के रह जाते हैं, डर उनके चेहरों पर साफ दिखता है। आइजैक जोशुआ ने रेड गॉड की मूर्ति तोड़ दी, उसका सिर उड़ा दिया। सिर सीधा जमीन पर, भीड़ में हलचल मच जाती है। तभी कीना बेरेट की नजर आइजैक से टकराती है, एकदम ठंडी घूरती हुई नजर, जैसे आग के बीच बर्फ का टुकड़ा। फिर कीना गुस्से में दहाड़ता है, आइजैक जोशुआ, तुमने एक देवता की मूर्ति तोड़ी है, आखिर किया कैसे? और बिना रुके कीना सीधे छलांग लगाकर शूरी का हाथ झटक देता है और आइजैक की कॉलर पकड़कर उसे झंझोड़ देता है। कौन सा स्पेल था वो? फिर से दिखाओगे ना? जब मुझे सिखाओगे तब। शूरी परेशान हो उठती है, तुम्हें वो सीखने की क्या जरूरत है? कीना बिना हिचके बोलता है, तो क्या हुआ? गोल्ड गॉड के अलावा बाकी सारे देवता मेरे लिए बेकार है। शूरी दोनों हाथ जोड़ लेती है, हे देवगण, इसे भी बचा लो। फिर एक तीखी आवाज गूंजती है, आइजैक, तुमने इस ट्रेनिंग फील्ड की ताकत को आज जमाया है।
शूरी जल्दी से इजैक के कंधे पर हाथ रखकर झुकते हुए कहती, तुम्हें माफी मांगनी होगी इजैक। इजैक एकदम कैजुअली सॉरी, और दूर से कार्डिनल रेड और कार्डिनल गोल्ड पूरे दृश्य को देख रहे होते हैं। कार्डिनल रेड की मुस्कान में एक तीखा व्यंग्य है, ये लड़का बिल्कुल बेकाबू है, तोड़ना मजेदार होगा। शूरी मन ही मन कांप रहा है, बकवास, अब ये इजाक से पूछताछ करने वाले हैं क्या? कार्डिनल गोल्ड वहीं से सीधा ताना मारता है, रेड हाउस ही असली गुनहगार है, मूर्ति तो उनके अंडर में ही थी, एक ट्रेनी के स्पेल से वो टूट गई, शायद अब रेड हाउस की आस्था को ही परखा जाना चाहिए। शूरी का दिल अंदर से कांप जाता है, मैं तुम्हें जैक के साथ ऐसा करने नहीं दूंगा। कार्डिनल रेड और कार्डिनल गोल्ड के बीच नजरों की लड़ाई शुरू हो जाती है, एक अनकही साजिश, एक छुपी हुई लड़ाई। कार्डिनल रेड मन में सोचता है, ये सांप का बच्चा, फिर बोल पड़ता है, कुछ ट्रेनीज पर हेरेटिक ट्रायल चलाना तो ज्यादती होगी, पेंटागन शुरू करो। शूरी की जान में जान आती है, वहीं इजाक आराम से अपना कान खुजा रहा होता है। कार्डिनल रेड आदेश देता है, ये एक आदेश। नाइजर थोड़ा घबरा जाता है, पसीने पसीने होता हुआ कार्डिनल रेड की ओर देखता है, वो नजरें जैसे किसी को मौत का फरमान सुनाया, आइजैक जोशुआ को लंगड़ा बना दो। तभी रेफरी की आवाज गूंजती है, रेड पेंटागन के नियम आसान है, सभी एक साथ रेफरी के सामने आ खड़े होते हैं। सच में से नकली नेकलेस ढूंढो, जो टीम असली नेकलेस पहले ढूंढेगी वही जीतेगी। टीम लीडर डिसाइड करेगा कि असली नेकलेस किसे दिया जाए, और एक बार देने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। शूरी मन में सोचता है, मतलब किसे नेकलेस देना है ये फैसला भी उतना ही अहम है। और वहीं नाइजर के चेहरे पर हल्की सी खुशी लौटती है। 3 तरीके हैं असली नेकलेस ढूंढने के, पहला लीडर को पकड़ो और उससे कबूल करवाओ, दूसरा अपनी समझदारी से अंदाजा लगाओ कि किसके पास असली नेकलेस गया। किना बिल्कुल शांत खड़ी थी, हल्के से अपना कंधा स्ट्रेच करती हुई। आखिरी बात, अगर तुम दुश्मन टीम के सारे लोगों को काबू में कर लो तो सारे नेकलेस तुम्हारे हो सकते हैं। एक गूंजती हुई आवाज के साथ रेफरी का ऐलान होता है, जल्दी करो, नेकलेस बांटो सबको। नाइजर ने अपने साथियों को इशारा किया, सब इधर आओ। थोड़ा घबराए हुए चेहरों को देख के वो समझाने लगा, डरो मत, सामने वाले हाउस ऑफ एजरूस हैं। मगर आवाज थम जाती, एक झिझक से। उधर शूरी धीरे से बोलती है, मैं टीम लीडर की जिम्मेदारी छोड़ना चाहती हूँ। इजैक पीछे खड़ा था, मुट्ठी भींचे उसकी तरफ देखता हुआ, एक गुस्से भरी नजरों के साथ। रेफरी चौंकता है, क्या अभी? इजैक तेजी से शूरी का कॉलर पीछे से पकड़ता है, क्या कर रहा है तू? पहले नेकलेस बांट। शूरी हड़बड़ा जाता है, रुक इजैक, सुन तो सही। नाइजर दूर से देखता है, आंखों में चिढ़ और गुस्सा, कमजोर है ये शूरी, बेवकूफ, खुद लीडर बनने की हिम्मत नहीं हुई इसे। फिर अपने साथियों को हिम्मत देता है, देखो सामने एजूअर टीम है, आसान मुकाबला होगा, बस कीना से थोड़ा बच के रहना। टीम के लड़कों का जोश चढ़ता है, इन लोगों को तो मॉन्स्टर्स से लड़ना आता है, इंसानों से नहीं। वो हंसता है, बेकलों की टोली है। रेफरी हाथ उठाता है, तैयार हो जाओ। नाइजर की टीम जोश में चिल्लाती, एजूअर वाले कमजोर है, शुरू करो। लेकिन तभी हवा जैसे भारी हो जाती है, जमीन सी हिलती है। ये क्या था? इजैक धीरे धीरे आगे बढ़ता है, होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान, उसके चेहरे पर एक पागलपन झलकता है। ऐसी टेस्ट जो मुझे इन गंदे क्लेरिक्स को कानूनी तौर पर पीटने दे। शूरी सिहर उठता है, ये इंसान का चेहरा है। तभी एक आवाज आती है, क्या ये एजूअर वाले हमें डराने की एक्टिंग कर रहे हैं? कोई चिल्लाता है, डरो मत, ये हमला नहीं करेंगे, इनका कोड ऑफ ऑनर। लेकिन आइजैक अब रुकने वाला नहीं था, एक सनकी की तरह आगे बढ़ता जा रहा था। ये लोग सिर्फ बचाव कर सकते हैं। फिर वो मुस्कुराता है, अपनी शर्ट के अंदर से कुछ निकालता है, अब तुम ट्रेनी प्रीस्ट। उसके हाथ में चमकती हुई वेपन थी, सोने का शेखा, एक मॉडिफाइड चेन फ्लेयर। वो एक ही छलांग में हवा में उछलता है और जोरदार वार करता है, अपने लीडर को भेजो मेरे पास। जमीन पर धमाका होता है, एक गड्ढा बन जाता है और नाइजर की पूरी टीम इधर उधर बिखर जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, घायल हो गए सब। ये एजूअर टीम है, इनका तो कोड ऑफ ऑनर था। आइजैक अब भी अपनी वेपन लहराते हुए खड़ा है, एक शैतानी मुस्कान के साथ उसके होंठों से आवाज निकलती है, अपने लीडर को भेजो, बाकी सबकी जिंदगी बच जाएगी। धमाका शांत होता है, चारों तरफ हल्की धूल फैल जाती है। नाइजर परेशान नजर आता है और गुस्से में अपनी टीम को चिल्लाकर हुक्म देता है, कोई तो आगे बढ़ो, फॉर्मेशन बनाए रखो, पीछे मत हटो। लेकिन तभी किना एकदम ठंडी निगाहों से बेपरवाही से आगे बढ़ती है, उसकी चाल में न कोई घबराहट न कोई डर। रेड टीम के बाकी लोग हड़बड़ा जाते हैं, रुकिए रुकिए, ये तो धोखा है, ये तो हमला करने का नाटक कर रहे हैं। नाइजर संभालो खुद को। नाइजर की निगाहें कीना पर टिकी होती हैं और मन ही मन सोचता है, ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था, तुम वाकई कमाल की हो कीना। लेकिन तभी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, पर तुम्हारी ये चाल बहुत ही सतही थी, मैं साफ साफ देख सकता हूँ तुम असल में करना क्या चाह रही हो। अगले ही पल कीना उस पर झपटती है, लेकिन जैसे ही उसका वार लगता है नाइजर वहीं से गायब। कीना चौंक जाती है, मन ही मन बुदबुदाती है, क्लोनिंग, कोई होली स्पेल। तभी नाइजर चीखते हुए कहता है, पकड़ो उसे। रेड टीम का हर सदस्य एक फॉर्मेशन में आ जाता है, उनकी आवाजें एक साथ गूंजती हैं, रेस्टोरेंट, होली स्पेल, रिपेंट ऑफ सफरिंग। कीना के दांत भींच जाते हैं, उसका चेहरा तनाव में आ जाता है। नाइजर जमीन पर हाथ मारकर एक और स्पेल एक्टिवेट करता है, चेहरे पर क्रूर मुस्कान लिए चिल्लाता है, अब बच के दिखाओ। चारों तरफ से आवाजें आती हैं, कैप्चर देम। नाइजर खुद आगे बढ़ता है, धीरे से कहता है, ये ट्रिक तो बीस्टिफिकेशन जैसी है पर मुझ पर बेअसर है, बस थोड़े से ताकतवर हो गए मगर इससे कुछ नहीं बदलेगा। तभी उसकी निगाहें किसी को तलाशती हैं, शूरी, मिल गई तुम। शूरी थोड़ी घबरा जाती है और तभी नाइजर की एनर्जी एक लाल रोशनी में बदलने लगती है, वो वार करने ही वाला होता है। चलो एक आध हाथ तो यादगार के तौर पर रख ही लेता हूँ। दूसरी तरफ रिलाय एकटक लड़ाई देख रहा होता है, इसीलिए चिल्ला पड़ती है, रिलाय। वो स्पेल वो बहुत खतरनाक है और उसी वक्त शूरी के सामने
सामने नाइजर का हमला बेहद पास आ चुका होता है। शूरी की सांसें अटक जाती हैं। नहीं नहीं, लेकिन तभी उसे याद आता है आइजैक की आवाज, उसकी बात। शूरी, बस वैसा ही करना जैसा मैं कह रहा हूँ, हम जीतेंगे। नाइजर जरूर तुमसे ड्यूल शुरू करने की कोशिश करेगा क्योंकि वो तुम्हें कमजोर समझता है। ये याद आते ही शूरी अपना हाथ ऊपर उठाती है और एक खास स्टांस लेती है, पूरी तरह शांत, आत्मविश्वास से भरी। नाइजर को गुस्सा आता है, वो पूरे जोर से मुक्का मारता है। खत्म कर दिया तुझे बेवकूफ लड़का। लेकिन शूरी एकदम ठंडी, तेज नजरों से उसे देखती है, जैसे किसी रहस्य को अचानक समझ गई। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है, धूल का गुबार उठता है, पूरा मैदान हिल जाता है। ऑडियंस में रिले हकपकाकर चिल्ला उठता है, शूरी। इजाक बस खामोशी से मुस्कुराते हुए देख रहा होता है, धीरे से बुदबुदाता है, वाह हाँ, बिल्कुल वैसा ही, दिखाओ सबको कि तुम कमजोर नहीं हो। धूल छटती है और सामने का नजारा सबको चौंका देता है। शूरी ने नाइजर का वार एक हाथ से रोक रखा था। शूरी का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। तू ही तो है असली बेवकूफ, नाइजर चीख पड़ा। लेकिन जवाब में शूरी ने बिना एक पल गंवाए सीधा उसके कॉलर को पकड़ा और पूरी ताकत से जमीन पर दे पटका। एक जोरदार धमाका, हवा जैसे थम गई हो। नाइजर की आंखें पलट गई, सफेदी सी छा गई उनमें। शूरी अपने दांत भींचते हुए बड़बड़ाया, तुझे पता भी है क्यों इंसानों पर एजियो टेक्निक इस्तेमाल करना मना है? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सिर्फ मॉन्स्टर्स पर काम करती है। नाइजर अब भी जमीन पर पड़ा था, जैसे होश में ही नहीं हो। शूरी हांफता हुआ घुटनों के बल बैठ गया, सांसें तेज, गला सूखा हुआ। नहीं, उसने खुद से कहा, फिर जैसे किसी फैसले पर पहुंचते हुए खड़ा हुआ, असल वजह ये है इंसान उन्हें सह ही नहीं सकते। अब शूरी हांफता हुआ जमीन पर पड़े नाइजर को देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन नजरें अब भी जल रही थी। साइड में खड़ी असाइली अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थी। उसने खुशी से अपना चेहरा ढक लिया। रिलाय भी मुस्कुराते हुए देख रहा था। और फिर शूरी ने पूरी ताकत से चिल्लाया, कभी भी एजियोर को कम मत आंकना। उसकी ये धाड़ जैसे पूरा मैदान हिला गई। शूरी की टीम के बाकी सदस्य भी जोश में आ गए। सबने एक साथ हाथ उठा दिए, जैसे जंग जीत ली। उधर कीना ने रेड टीम के बचे सारे मेंबर को हरा दिया था। आइजैक दूर खड़ा सोच रहा था, शूरी में इतनी ताकत कभी थी नहीं, ये उसके स्पेल्स में कोई सटल बफ लग रहा है। शूरी खुद भी हैरान था। वो बस अपने मुंह पर हाथ रखे हल्के से कांपता हुआ खड़ा था। क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? इजाक के मन में ये सवाल उठा। और तभी फिनिश हिम ऑफ, इजाक की आवाज गूंजी। शूरी अब पसीने में भीगा हुआ था, हड़बड़ाया हुआ बोला, ऑलराइट, अब मैं नेकलेस। लेकिन इजाक ने उंगली से गला काटने का इशारा किया। अरे ठीक से कर, काम पूरा कर, खत्म कर इसे। शूरी थोड़ा झिझका, फिर बोला, ठीक है कर रहा हूँ। तभी नाइजर होश में आते हुए अपना सिर पकड़ने लगा। शूरी झट से उसका कॉलर पकड़ कर गर्जा, बताओ वो नेकलेस कहाँ है? क्या? नाइजर हंस पड़ा, तू सोचता है मैं ऐसे इंटरोगेशन में सच उगल दूंगा जब मैं किसी पूरे खानदान का फ्यूचर हेड हूँ? शूरी अपना सिर पकड़कर बड़बड़ाया, बोल दो प्लीज, बस यही एक रास्ता है जिससे तू जिंदा बच सकता है, प्लीज। नाइजर का दिमाग घूम गया, क्या ये पागल हो गया है? फिर वो गुस्से में चिल्लाया, चुप हो जा साले पागल, मैं टॉर्चर की हर टेक्निक सीख चुका हूँ, एक सक्सेसर की तरह। तुझे लगता है तू हिम्मत भी करेगा? लेकिन शूरी अब चुप नहीं था। वो धीरे धीरे खामोशी से अपना पैर उठाने लगा। नाइजर अब डर गया था। वेट, हे रुक जा। और तभी एक भयानक अजीब सी आवाज गूंजी। नाइजर का चेहरा पसीने में भीग गया, उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। दर्शकों में सन्नाटा छा गया। किसी ने अपना मुंह ढक लिया, किसी का चेहरा सफेद पड़ गया। एक बंदा तो अपनी उंगली से सामने इशारा करता हुआ चिल्ला पड़ा, अभी जो आवाज आई वो क्या सच में एजियोर ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो डरावना है। शूरी खुद भी कांप रहा था, उसका चेहरा सख्त पड़ गया था। वो नजरें फेर कर दूसरी दिशा में देखने लगा और वहीं दूर खड़ा इज़क हमेशा की तरह उसी अजीब खौफनाक डेविल जैसी मुस्कान के साथ शांति से देख रहा था। अब नाइजर की हालत देखने लायक थी, जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली। शूरी की तरफ घूरता हुआ बड़बड़ाया, मैंने कहा था साफ साफ बताओ। लेकिन तभी नाइजर के टीममेट्स चीखते हुए भड़क उठे, शूरी उस हरामी ने क्या कर डाला? नाइजर! लेकिन कीना ने उन्हें रोका, नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना है। उसी पल कीना के शरीर से एक अजीब सी एनर्जी बाहर निकलती है। ऑस्ट्रेसाइजेशन ऑफ द एनिमी, AOE, पैरालिसिस, होली मैजिक। पूरा रेड टीम जैसे किसी अदृश्य दबाव के नीचे दब गया। सबके पैरों की ताकत जैसे सूख गई हो, आगे बढ़ना तो दूर, खड़ा रहना मुश्किल। अचानक पूरे स्टेडियम पर एक सुनहरी रोशनी छा जाती है। हर चेहरा चौंका हुआ। नाइजर दर्द में कराहता हुआ दांत भींचते हुए सोचता है, साले ये तो जानबूझकर फंसे थे, उन्हें तो पहले से पता था नेकलेस कहाँ है, लेकिन फिर भी ये सब क्यों किया? शूरी हड़बड़ाकर बोलता है, अब तो जल्दी से निकालो नेकलेस। नाइजर का दिमाग भन्ना उठता, क्या ये पूरा प्लान पहले से था? उसी समय किसी की नजर आइजैक की तरफ जाती है, जो बस हाथ पीछे बांधे खामोशी से खड़ा है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। रेड टीम का एक लड़का जमीन पर घिसटता हुआ चिल्ला उठता है, तुमने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि नाइजर अपना जुर्म कबूल करे? एक और लड़का उठने की कोशिश करता है, लेकिन नाइजर कभी कुछ नहीं बताया। इज़ैक अब आगे बढ़ता है, धीरे से बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रेड टीम सब चौंक जाते हैं। इज़ैक की आवाज अब थोड़ी और गूंजती है, तुम सबको भी तो पता है नेकलेस कहाँ है ना? और तभी इज़ैक अपने हाथ को ऊपर उठाता है, जहाँ उसकी उंगलियों में चमकती है एक खास रिंग। एल्डर रिंग यूनिक इफेक्ट कैन अब्सॉर्ब
होलीनेस। रेड टीम के लड़के कांपते हुए पीछे हटते हैं। अरे रुको, मैं बताता हूँ कहाँ है नेकलेस। आइजैक अपने हाथ से फिर वार करने की मुद्रा में आता है। चलो फिर शुरू करें। फिर अचानक आइजैक के हाथ में वही नेकलेस आ जाता है मिलके, और साथ ही सारे स्टेडियम में गूंजती है आवाज, द एज्योर टीम विंस द पेंटागन ऑफ रेड। आइजैक रेड टीम के गिरे हुए लड़के के ऊपर खड़े होकर नेकलेस हवा में लहराता है। भीड़ झूम उठती है। लेट्स गो फेथ ऑफ एज्योर। दूसरी ओर शूरी एक कोने में खड़ा है, हाथ की ओर देख रहा है, मन ही मन सोच रहा है तो ये सच था, फेथ ऑफ एज्योर फिर से लौट रहा है। भीड़ में से कोई चिल्लाता है, देखो उन्होंने क्या कर दिखाया। पोप के पोते के साथ रिलाय दूर खड़ा मुस्कुरा रहा है। गुड वर्क आइजैक। शूरी उसी वक्त पीछे से एक नौजवान लड़का हाथ पीछे बांधे रिलाय के पास आता है। कंधा झुकाकर बोला, एम्पायर का सबसे युवा प्रीस्ट। ऐसी उम्मीद। उस लड़के के पीछे एक और शख्स खड़ा, सिर झुकाकर शांत। लड़का उसकी ओर देखा और कहा, उन विजेताओं को ऐसा इनाम दो जो इस स्टेडियम को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए याद रखे। वो लड़का था होली हेलन एम्पायर का क्राउन प्रिंस चबलिस एलेक्फ्रीक हेला। रिलाय उनके सामने झुकता है। मैं साम्राज्य की सूर्य को नमस्कार करता हूँ। क्राउन प्रिंस मुस्कुराता है, तुम्हारे नेफ्यूज कमाल के निकले, मैं उन्हें प्रीस्ट यूनिफॉर्म्स देना चाहता हूँ, क्या ये ठीक रहेगा? रिलाय हल्की सी मुस्कान के साथ झुकता है, बिल्कुल योर हाइनेस। पेंटागन ऑफ गोल्ड की यात्रा के वक्त ये तो एक शानदार तोहफा होगा। शाही परिवार से मिला तोहफा पीढ़ियों तक संभाल कर रखा जाएगा। क्राउन प्रिंस भी उसी मुस्कान के साथ आगे झुकता है। तो फिर जब मैं अपने सीमस्टर को भेजूं, क्या मैं भी साथ आ सकता हूँ? रिलाय कार्टून जैसा एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन बनाते हुए चौंकता है। पार्डन, अब तो बहुत बिजी रहते हैं, इसकी जरूरत नहीं है सच में। लेकिन क्राउन प्रिंस इस बार धीरे ठंडे लहजे में कहता है, मैं उनसे खुद मिलना चाहता हूँ। अब रिलाय का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है, सोचते हुए धीमे स्वर में बुदबुदाता है, कुछ ट्रेनी प्रीस्ट से मिलने की जरूरत ही क्या है? क्यों? प्रिंस एक पल को ठहरता है, फिर जैसे कोई राज खोलने वाला हल्के से कहता है, ओह, इसे एक छोटा सा तोहफा समझो। और फिर वो अचानक रिलाय के करीब आता है। आवाज अब भारी हो चुकी है। बेहतर होगा तुम अपने सबसे छोटे भतीजे को कह दो कि वो पेंटागन ऑफ गोल्ड छोड़ दे। रिलाय के माथे से पसीना टपकने लगता है। वो आइजैक को मारना चाहता है, ये बात याद रखो। उसका चेहरा फिक पड़ गया है। वो कांपती नजर से आइजैक की तरफ देखने लगता है, जहां आइजैक, शूरी और किना तीनों एक साथ खड़े हैं। रिलाय धीमे स्वर में कहता है, आइजैक, उधर आइजैक। शूरी को छेड़ते हुए हंस रहा है। शूरी थोड़ा शर्माया सा खड़ा है और किना बस चुपचाप पीछे खड़ी है। उसकी आंखों में गहराई है पर आवाज नहीं। रिलाय झुक कर कहता है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ योर हाइनेस। फिर आइजैक की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराता है, पर मुझे लगता है आइजैक खुद को संभाल ले। कुछ समय बाद पूरी टीम में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। सुना क्या? क्राउन प्रिंस हमें कपड़े दे रहे हैं। क्या बात कर रहा है? और ऊपर से वो खुद एक राजा। शायद इस बार हमने कुछ बड़ा कर दिखाया। सभी जोर जोर से बात कर रहे हैं, पर ठीक उनके पीछे एक चेयर पर आइजैक चुपचाप बैठा है। वो आंखें उठाकर सामने वाली कुर्सी की ओर देखता है, जहां कीना चाय की चुस्कियां ले रहा है। आइजैक बोलता है, तुम अब घर क्यों नहीं जाते? टेस्ट खत्म हो चुका है, अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। कीना बिल्कुल शांत, बिना भाव बदले चाय पी रहा है। पास खड़ा एक आदमी हिचकिचाता हुआ बोलता है, वो सही कह रहा है, तुम्हें जाना होगा, पेट्रियार्क तुम्हें बुला रहे हैं। कीना चुपचाप कप नीचे रखता है। नहीं। फिर सीधा आइजैक की ओर देखता है, तुमने मुझे हाउस ऑफ एज्योर को अपनाने के लिए कहा था। वो आदमी और उसके पीछे खड़ा मेड दोनों हैरान। आइजैक कंफ्यूज्ड हो जाता है, मैंने कब ऐसा कहा? कीना आंखें बंद करता है, आवाज बेहद शांत, कल रात। आइजैक गुस्से में दांत पीसता है, चेहरा चिढ़ा हुआ, तुम मनगढ़ंत बातें क्यों बना रहे हो? वो सब तो सिर्फ पेंटागन ऑफ रेड के लिए कहा था। किसने कहा कि तुम एज्योर फेथ के फुल टाइम प्रीस्ट बन जाओ? कीना बस चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं, पर दिमाग के अंदर बहुत कुछ चल रहा। वो आदमी अब भी सामने खड़ा था, मगर अब उसके चेहरे पर साफ बेचैनी थी। कीना ने बगैर उसकी तरफ देखे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान चुका हूँ, अब मैं एज्योर प्रीस्ट बन चुका हूँ और यहीं रुकूंगा। वो आदमी घबरा गया, उसके होंठ कांपे। मास्टर, कीना ने एक टांग को दूसरी पर रखकर बोझिल अंदाज में कहा, पिताजी से कह देना मैं अब जल्दी लौटने वाला नहीं हूँ। वो आदमी कुछ और कहने ही वाला था, तभी पीछे से किसी ने तेज आवाज में चिल्लाया, बस कर यार, निकल यहाँ से। कीना मन ही मन सोचने लगा, उसने कल शूरी पर जरूर कोई होली स्पेल इस्तेमाल किया था। वो ताकत आखिर थी क्या? और क्राउन प्रिंस ने उन्हें कपड़े गिफ्ट किए, मतलब क्या वो अब उन्हें अपना मानता है? दूसरी तरफ आइजैक एक हाथ से अपनी कलाई दबाए और दूसरे हाथ से गाल पर सहारा लिए बैठे थे, निगाहें खाली थी। कपड़े गिफ्ट करना, इसका मतलब वो अब उन्हें ओन करेगा। सारी 5 फेथ्स पोप के कंट्रोल में है। क्या क्राउन प्रिंस अब पोप को चुनौती देने जा रहा है? कीना ने टेबल पर दोनों हाथ टिकाए, कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, जो भी हो, पेंटागन ऑफ रेड में तुम्हारी मदद की थी, अब उसकी पेमेंट तो लूंगा ही, लेकिन देख रहा हूँ तुम बिजी हो तो मैं यहीं तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। वो दोनों सर्वेंट्स तो जैसे फूट फूट के रोने को थे। मास्टर, अगर कार्डिनल को पता चला तो पूरा घर उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन कीना अब रुकने वाला नहीं था। अगर चाहो तो मैं तुम्हें पेंटागन ऑफ गोल्ड, एज्योर और ब्लैक जीतने में भी मदद कर दूंगा। गोल्ड प्रीस्ट को दबा दूंगा और एज्योर प्रीस्ट को डीमन एग्जीक्यूशन पर भी चढ़ा दूंगा। बोलो, डील पक्का? आइजैक ने अब भी गाल पर हाथ रखे रखा और दूसरे से बेपरवाही में हवा काटते हुए बोला, जरूरत नहीं, भाग जाओ यहाँ से। कीना का चेहरा गुस्से से तपने लगा। क्यों? तुमने कहा था तुम मेरे साथ पढ़ोगे, मुझे सिखाओगे। अब मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम वादा निभाते नहीं। और बस। कीना वहीं जमीन पर लेट गया, वरना खींच के ले जाओ मुझे खुद। आइजैक अब पूरी तरह परेशान हो चुका था और फिर जैसे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई शुरू हो गई हो। आइजैक चिल्लाया, क्या तुम बेवकूफ हो? मैंने तो तुम्हें यूज किया था, अब भाग यहाँ से। कीना अब भी जमीन पर पड़ा था, लेकिन आवाज में हिम्मत थी। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैंने अपना हिस्सा निभाया, अब मैं वो लूंगा जो तुमने वादा किया था। आइजैक गुस्से से दहाड़ा, बाद में दे दूंगा, अभी बिजी हूँ।
निकलो यहाँ से वरना मैं अपना मन बदल लूंगा। कीना की आवाज कांपी। तो वादा तोड़ दोगे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कीना जमीन से उठा। ठीक है फिर मैं इंतजार करूंगा। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म, आइजैक ने काटते हुए कहा, बस बहुत हुआ, वादा कैंसिल। और फिर आइजैक हंसने लगा। वैसे भी मेरे पास अब एक स्टूडेंट है जो तुमसे बहुत बेहतर सुनता है। कीना की आंखें सिकुड़ी। मुझसे बेहतर स्टूडेंट कौन है वो? आइजैक ने मुस्कुराकर एक तरफ इशारा किया। क्या लगता है? किमशोरी की बात कर रहा हूँ। और कौन? कीना को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। वो लड़का? इजाक ने बड़ी ठंडक से जवाब दिया। हाँ वही। बाकी सब कंफ्यूजन में इजाक और कीना को देख रहे थे। कीना का गुस्सा अब उबल चुका था। तुम कह रहे हो वो मुझसे बेहतर है? अगर मैं वहाँ साबित कर दूं कि मैं उससे बेहतर हूं, तब क्या तुम मुझे सिखाओगे? शूरी का तो जैसे रूह ही शरीर छोड़ने लगे। अब मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हैं ये लोग? इजाक ने गाल पर हाथ रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये तो इस बात पर डिपेंड करता है तुम करते क्या हो। और कीना की नजरें अब शूरी पर गड़ी थी, जैसे वही अब उसका अगला टारगेट हो। शूरी का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो बस खड़ा था, सन डरा और उलझन में डूबा। दूसरी तरफ सैंक्टा सीरीज के बॉलरूम में एक सुनहरी बालों वाला लड़का अपनी प्लेट देखते हुए हैरान हो जाता है। अरे ये क्या है? सामने लाल बालों वाला एक लड़का मुंह भरकर खा रहा होता है। वो बोल उठता है, ये एज्यूर्स के खाने हैं। पागलपन है ये। कोई और भी वहीं बोल पड़ता है, इनका खाना हमसे बिल्कुल अलग है। सुनने में आया है कि उनके डोरम्स भी अपग्रेड हो रहे हैं। फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थी। तो वाकई में पेंटागन में पहले स्थान पर आने वालों को अलग ट्रीटमेंट मिलता है। इन्हीं फुसफुसाहटों के बीच एक किनारे रिलाय खड़ा था, हाथ में वाइन का ग्लास लिए, चेहरे पर हल्की सोच की परछाई। मुझे नहीं लगा था कि वो आइजैक की टीम को पहले नंबर पर रखेंगे। सैंक्टा सीडीज ने आखिर किस आधार पर ग्रेडिंग की? तभी पीछे से एक आवाज आती, तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी कि अज्यूर्स जीत। रिलाय पलटता है, सामने है कार्डिनल रेड। लॉर्ड कार्डिनल, काफी वक्त हो गया सर। रिलाय वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। सुना है कि तुम तेजी से रैंक 9 की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी उम्र के हिसाब से काफी इंप्रेसिव है। फिर वो रिलाय के कंधे पर हाथ रखता है। लेकिन एज्योर का पेट्रियार्क, उसके लिए तो आजकल सरदर्द बना हुआ हो। रिलाय का चेहरा थोड़ा सख्त पड़ने लगता है। कार्डिनल की मुस्कुराहट और गहरी हो जाती है। ये रोल सिर्फ एक इंसान निभा सकता है। तुम सर रिलाय, लेकिन वक्त सीमित है ना। एक पल ठहर कर ठंडी मुस्कान के साथ, मान लो अगर उम्र कोई बाधा न भी होती, क्या तब भी तुम उस जिम्मेदारी को उठा पाते? अब उसके चेहरे पर एक और भी जहरीली हंसी थी। तुम्हारा तो खुद का कोई बच्चा नहीं है ना, मगर हाँ तुम्हारे भतीजे कमाल के हैं। पेट्रियार्क को उन पर गर्व तो होगा ही। अब रिलाय के चेहरे की नसें गुस्से से उभरने लगी थी। लॉर्ड कार्डिनल हंसते हुए, अरे इतनी तो छूट मुझे दो। वो तीसरा बेटा था, लेकिन मेरे घर का था और दरबारियों और मेहमानों के सामने बेरहमी से हार गया। रिलाय अपनी आंखें बंद करता है, मन में सोचता है, तो ये लोग लोगों को पढ़ने में माहिर हैं। शायद हाउस जोशुआ का कर्ज भी इन्हें पता चल चुका है। गहरी सांस लेते हुए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। वो जो कह रहा है गलत नहीं है और मुझे पेट्रियार्क बनने का कोई इरादा नहीं। बस तब तक जब तक वो आइजैक को नुकसान ना पहुंचाए। तभी रिलाय की निगाहें कार्डिनल रेड पर टिक जाती हैं। वो धीरे धीरे आइसाक की तरफ बढ़ रहा था। कार्डिनल मुस्कुराकर पूछता है, आइसाक? आइजैक तो पूरी तरह खाने में डूबा था, बिल्कुल बेपरवाह। उसके बगल में बैठा लड़का घबराकर बोल पड़ता है, ए आइजैक, वो तुम्हें बुला रहा है। आइजैक मुंह भरे हुए ही चबाते हुए बड़बड़ाता है, फक, खाते वक्त ही क्यों तंग करता है ये आदमी? फिर मुंह बनाते हुए बोला, हाँ सर। कार्डिनल रेड की आंखों में हल्की सी मुस्कान उभरी। फिर वो हंस पड़ा, एक ठंडी, हल्की मगर खौफनाक हंसी। फिर वो झुककर आइजैक की तरफ देखता है और बोलता है, कहाँ है वो दिलचस्प चीज जो तुम दिखाने वाले थे आइजैक? क्योंकि अब तक तो मुझे कुछ खास नहीं दिखा। आइजैक थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर थोड़ा हैरान सा बोला, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखा? फिर चेहरे पर एक सस्ती सी मुस्कान लाते हुए, जैसे जवाब में जहर घोला हो, अरे वो तो मैं था, तुम्हारे बेटे को धूल चटाता हूँ। ये सुनते ही आसपास खड़े लड़कों के माथे पे पसीना छलक पड़ा और शूरी बस स्तब्ध खड़ा था। मुंह खुला का खुला रह गया था उसका। कार्डिनल रेड अब भी एक तक देखे जा रहा था, जैसे सब कुछ चुपचाप सुन रहा हो। आइजैक अचानक एक लेग पीस उठाकर कार्डिनल की तरफ इशारा करते हुए बोला, तो मजा आया? देख के कैसा लगा? शूरी का चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे शरीर में जान ही नहीं बची हो। तुमने ऐसा किया ही क्यों? क्रिम्सन घराने के साथ ऐसा क्यों किया? शूरी भाग कर आता है और आइजैक का मुंह दबा लेता है। पागल हो क्या? वो लोग स्केलेटन किंग के जासूसों को खोजते रहते हैं। वो तो जोशुआ घराने को पहले से ही नापसंद करते हैं। आइजैक उसे पीछे हटाने की कोशिश करता है। तो क्या हुआ? कार्डिनल अब भी मुस्कुराता रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ और चमकने लगा था। मैं तो एज्योर घराने से उम्मीद रखता हूँ। लगता है तुमने कोई दिलचस्प स्किल सीख लिया है। वो घूरते हुए आगे बढ़ा, पता नहीं क्यों मगर मुझे तुमसे डार्क माना की गंध आ रही है। आइजैक हल्का सा मुस्कुराता है, मनी मन सोचता है ये होली डिटेक्शन स्पेल है। फिर जोर से बोलता है, शायद तुम भूल गए हो, मैंने बचपन में स्केलेटन किंग का एक टुकड़ा निगल लिया था। वो धीरे से मेज पर हाथ रखता है, फिर गाल पर टिकाता है थकावट भरी मुस्कान के साथ, अगर तुम्हारे बेटे की हार तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट नहीं थी, तो क्या तुम पेंटागन ऑफ गोल्ड में अगला एक्ट देखना चाहो? कार्डिनल बस उसे देखता रहा, बिना कोई जवाब दिए। उधर कीना चम्मच से कुछ खा रहा था और उसके आसपास के दो लड़के बुरी तरह सहमे हुए थे, आंखों से एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए। क्या अब ये कार्डिनल
ऑफ गोल्ड के बेटे की पिटाई करेगा? किना चौंक कर पलटा। क्या? क्यों? शूरी दूर खड़ा अपना सर पकड़ लेता है। हे भगवान, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। कार्डिनल रेड एक गहरी सांस लेता है। इस बार तुम क्या चाहते हो? आइजैक की मुस्कान थोड़ी गहरी होती है। कुछ मुश्किल नहीं है। वो फिर से अपना हाथ गाल पर टिकाता है और सीधे कार्डिनल की आंखों में झांकता है। मुझे उन मॉन्स्टर्स को देखना है जो स्केलेटन किंग की सेवा करते हैं। मुझे उनके प्रिजन की चाहिए। कार्डिनल का चेहरा सख्त हो गया। वो मुड़ा और फिर बोला, मैं तुम्हें की दे सकता हूँ, लेकिन तब जब तुम वापस जिंदा लौट सको। मगर क्या वो मुमकिन है? वो फिर मुड़ा। पेंटागन ऑफ गोल्ड में जाने के बाद तुम सब गायब हो जाओगे। इज़ाक थोड़ी देर चुप रहा, मन में सोचता रहा, अब ये कमीना क्या बक रहा है। उसके पीछे खड़ा एक लड़का पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। इसी बीच एक और लड़का दौड़ता हुआ आया। हाथ में एक कागज था जो बाकी लोगों को दिखा रहा था। गाइस, हमें पेंटागन ऑफ गोल्ड के मिशंस मिल गए हैं। भीड़ में हलचल मच गई। क्या है उसमें? कीना सामने खड़ी थी, चेहरा एकदम संजीदा। ये एक एक्सपीडिशन है। कार्डिनल रेड धीरे से पीछे मुड़ा और अपनी मुस्कान के पीछे एक खतरा छुपा बैठा था। पेंटागन ऑफ गोल्ड, वो जगह जहां से अधूरी मिशंस वापस लाने होते हैं, वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों से। अब बता, तुम्हारे जैसे अजूर्स को कहां भेजा जाएगा? सोचकर ही मजा आ रहा है ना? ये सुनते ही इज़ाक के अलावा बाकी सारे लड़के सन्न रह गए। क्रिश्चियान कार्डिनल रेड ने धीरे से नाम लिया। द आर्केन एम्पायर। शूरी के हाथ कांप उठे। दोनों हथेलियां टेबल पर रखते हुए उसने खुद से फुसफुसाया, ये तो हेला का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो एम्पायर जो हर पल हमारे प्रीस्ट्स की जान लेने को तैयार बैठा है और अब हमें वहीं भेजा जा रहा है। आइजैक ने आंखों पर हाथ रख लिए, कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने बमुश्किल कहा, वो जगह डिमोनिक लैंड्स के ठीक बगल में है। और फिर एक और लड़का चीख पड़ा, क्या ये लोग पागल हो गए हैं? हमें वहीं भेजेंगे? आइजैक की सांसें तेज थी। कुछ ही दिन पहले वहीं के पास कई पैलेडिन्स और उनके स्क्वायर्स अगवा कर लिए गए थे। कातिल कोई हायर डीमन था जिसने 14 साल पहले पेंटागन ऑफ गोल्ड में कई प्रीस्ट्स को खा लिया था। वो पूरा इलाका अब तक सील है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कार्डिनल रेड अब इज़ाक के और पास आया, मुस्कुराता हुआ ठंडे लहजे में बोला, डरने की जरूरत नहीं बच्चों, मेरे पास अथॉरिटी है, चाहूं तो जगह बदल सकता हूं। शूरी ऑलमोस्ट रो पड़ता। आइजैक प्लीज, उससे रिक्वेस्ट करो, एक बार, बस एक बार प्लीज। दूसरे लड़के ने भी उसका हाथ खींचते हुए कहा, बस एक बार बोल दो, याद भी नहीं रहेगा तुम्हें। इज़ाक ने आंखें बड़ी कर ली, मासूमियत से भरकर पूछा, सच में तुम हमारी लोकेशन बदल दोगे? कुछ वक्त बाद एज़्योर एस्टेट कैपिटल में एक जोरदार आवाज हॉल में गूंजती है, ब्रदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो लोग उन्हें मेजेस की लैंड में भेज रहे हैं पैलेडिन्स को बचाने के लिए। ये एस रैंक मिशन है। गोयल अपनी जगह पर शांत बैठा था और रिलाय सामने बेचैनी में टहल रहा था। उन्हें तो मरने भेजा जा रहा है। रिलाय गुस्से में दांत पीसते हुए चीखा, अगर उन्होंने अभी के अभी ये मिशन कैंसिल नहीं किया तो मैं पूरा सांगटा। गोयल ने हाथ उठाकर रोक दिया, शांत हो जाओ। फादर ने भी वही कहा, चीखा, चिल्लाया और फिर ऑफिशियल प्रोटेस्ट भी किया। रिलाय ने अब दोनों हाथ उठाए, लगभग फट पड़ने के अंदाज में। ये सैंक्टा सीडीज के हरामी आइजैक को मार डालना चाहते हैं। गोयल धीरे से कहा, फादर वहां गया है, इसलिए टेस्ट अब बदला जाएगा। डिप्लोमेसी पर असर डालने वाला मिशन इन ट्रेनीज को नहीं दिया जा सकता। बस हमें सबक सिखाया जा रहा है कि हदें पार न करें। रिलाय अब थोड़ा शांत हुआ। गोल फिर से कहा, और शूरी को भी मैं वहां मरता नहीं देख सकता। गोल शूरी की मुस्कान याद करके एक पल रुका, फिर बोला, डोंट वरी, यहाँ तक कि इज़ाक भी, अगर उसका दिमाग ठीक हो। लेकिन गोयल के बात पूरी होने से पहले ही एक गार्ड दौड़ता हुआ आता है। सर, बुरी खबर है। गोयल ने पलट कर देखा, यंग मास्टर इज़ाक। अब फ्लैशबैक में कुछ देर पहले कार्डिनल रेड झुकता है और नरमी से कहता, बस बोल दो इज़ाक, तुम जीना चाहते हो? इज़ाक की आंखों में एक अजीब चमक थी, चेहरे पर एक क्रीपी सी मुस्कान। नहीं, उसने धीमे से कहा और फिर फुसफुसाया, मजा आएगा। क्यों बदलू मिशन? और अब गोयल और रिले का चेहरा सदमे से भर। व्हाट? वो मिशन एक्सेप्ट कर चुका? दूसरी ओर कहीं दूर ब्लैकफील्ड लैंड ऑफ डेमन्स में एक गूंजता हुआ सर्द और गहराई भरा हॉल, बीच में बैठी थी एक औरत, चेहरे पर हल्की सी हंसी मगर आंखों में छिपा था। उसके सामने जमीन पर घुटनों के बल झुका एक डीमन कांपते हुए बोला, वो मारा नहीं गया। लेडी ऐश, वो सेंट अभी जिंदा है? ऐश की आंखें सिकुड़ गई। वो धीरे से अपनी उंगलियां गले के पास ले गई, कुछ सोचते हुए बोली, कोई बात नहीं, असल मकसद तो वहाँ अफरा तफरी मचाना था। फिर उसके होंठों से एक धीमी मुस्कान फिसली और उसके मुंह से सांप जैसी जीभ निकलकर हवा में लहराई। हमारा ग्लोरियस किंग कितना शक्तिशाली है ये दिखाना ही तो था, और हम एक मैजिक डिवाइस को होली एम्पायर की बैरियर्स में घुसा चुके हैं। उन रक्षाओं को तोड़ना कभी नामुमकिन माना जाता था। दूसरा डीमन जो जमीन पर झुका हुआ था, पसीने में भीग चुका था, उसने मन ही मन कहा, हिज मैजेस्टी, आप सच में महान हैं। ऐश ने अब अपनी हथेलियां खोली और वहां से निकलने लगा घना काला मना। एक संतुष्ट हंसी के साथ वो बुदबुदाई, ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी उनके असली रूप की। दूसरा डीमन बोला, लेडी ऐश, मैंने वो ताकत ऑर्डिनेशन के दौरान महसूस की थी। ऐश ने उसकी बात काटते हुए पूछा, किसकी ताकत? डीमन कांपते हुए बोला, स्केलेटन किंग की। ऐश का चेहरा एक पल को थम गया, आंखें चौड़ी हो गई। क्या तुम कह रहे हो? वो सन की बच्चा जिसने हमारे महान राजा का टुकड़ा निगल लिया, उसमें ग्रेट स्केलेटन किंग की एनर्जी महसूस हुई। डीमन अब और भी नीचे झुक गया। हाँ, सुना है उसे ऑर्डेन्ड कर दिया गया है और
अब उसकी ट्रेनिंग चल रही है। ऐश के मुंह से निकला, हे भगवान। अब वो खड़ी हो चुकी थी, सीने में दोनों बाजू कसकर थामे हुए। उसके शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ रही थी। हम अब तक उसका कुछ नहीं कर सके क्योंकि वो अपने परिवार की टेरिटरी में छिपा बैठा था, मगर अब वो बाहर आ चुका है। दूसरे डीमन ने हामी भरी। हाँ, और जल्द ही वो गोल्ड और एजर की परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाला है। ऐश का चेहरा धीरे धीरे ट्विस्टेड होने लगा। उसने एक हाथ से अपने चेहरे को छुआ और मुस्कुराते हुए बुदबुदाई। फेस्टिवल में जहाँ यंग प्रीस्ट्स और डीमंस एक दूसरे का शिकार करते हैं, क्या सुनहरा मौका है। फिर उसकी नजरें किसी गहरे सपने में डूब गईं। स्केलेटन किंग की ताकत का सिर्फ एक अंश ही हमें इतनी जबरदस्त शक्ति देके। सोच रहा हूँ अगर हम उसका एक टुकड़ा सीधे खा ले तो कितने ज्यादा ताकतवर बन जाते। और ये कहते कहते ऐश ने दोनों हाथों से अपने गले को छुआ। चेहरे पर अजीब सी तृप्ति की लहर दौड़ गई। और फिर काश जान पाती उस एज्योर लड़के का स्वाद कैसा है। अब तो खुद पर काबू नहीं रखा जा रहा। दूसरी तरफ उसी हॉल में जहाँ ट्रेनी बच्चे हंसी मजाक में मशगूल है, एक लड़के ने धीमे स्वर में कहा, सुना तुमने एज्योर टीम को क्या मिशन मिला है? दूसरा लड़का चौंक कर बोला, क्या वो वाला जिसमें उन्हें आर्केन एम्पायर जाना है? तीसरा लड़का धीरे से सामने वाले की ओर झुककर बोला, सिर्फ इतना नहीं है, उन्हें एक पैलेडिन को भी बचाना है जिसे दुश्मनों ने बंधक बना लिया है। एक पल की खामोशी छाई रहती है, फिर कोई फुसफुसाता है, गोल्ड हाउस तो सच में उन्हें मरवाना चाहता है। उन पर स्पष्ट रूप से कोई दया नहीं दिखाई जा रही है। वहाँ के मेज उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शुरी गुस्से से दांत पीसता हुआ भरा पड़ा गाली देता है, साला ये सब तो पहले से ही हार मान चुके हैं। उसके सामने खड़ा एक लड़का चुपचाप तरस भरी निगाहों से उसे देख रहा था। शुरी उसे देखकर मन ही मन कहता है, सबको यकीन है हम मर जाएंगे, एक भी इंसान ऐसा नहीं जो समझे कि हम ये मिशन पूरा कर सकते हैं। फिर वो सोचता है, पर सबसे ज्यादा तकलीफ ये है, पैलेडिन लोग तो जैसे हमें गिन ही नहीं रहे। उसका चेहरा सख्त होता जा रहा था। एम्पायर से बाहर निकलते ही हम खतरे में पड़ने वाले हैं। न मॉन्स्टर रुकेंगे, न बैंडिट जो बस फिरौती के लिए हमें घेर लेंगे। हम सब मारे जाएंगे। इतने में आइजैक गुस्से से भरा हुआ पीछे से आता है। हरामियों को अपनी अकड़ दिखानी है, बस कोई हमारे साथ क्यों नहीं आ रहा? शुरी पलटकर उंगली उसकी तरफ उठाता है, तेरी वजह से इज़क, ये कोई साधारण मिशन नहीं है, ये एक मौत का फरमान है। क्या तू देख नहीं रहा? हमारी पूरी टीम वसीयतें लिख रही है। शुरी का चेहरा कांप रहा था, आवाज भर्रा रही थी। तुझे याद भी है 14 साल पहले क्या हुआ था? पेंटागन ऑफ गोल्ड के मिशन में अंकल रिलाई वाली एज्योर टीम पूरी की पूरी मारी गई थी। इज़क हल्के गुस्से में कान में उंगली डालकर जैसे उस दर्दनाक याद से भागना चाहता हो, लेकिन तभी वो सोचने लगता है, कार्डिनल गोल्ड वो कमीना असली चालें चल रहा है। मना करूं तो हमारी टीम के ऊपर जुर्माना, और अगर मिशन लें तो मौत पक्की। फिर हल्की सी हंसी उसके होंठों पर तैरती है, लेकिन अगर हम बच निकले तो कोई भी हमें नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। और ये मिशन तो माना कोर से भरा पड़ा है, यानी सीधा जैकपॉट। शुरी घबरा जाता है, उसका कंधा पकड़कर कहता है, पर अभी भी मौका है आइजैक, हमें पैलेडिन चुनने का हक है। इज़ैक मुस्कुराता है, हल्की ठंडी मुस्कान। शुरी का चेहरा फिर से सीरियस होता है, हमें रॉयल नाइट्स के सबसे पहले पैलेडिन्स को चुनना ही होगा। हमें फर्स्ट पैलेस चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तभी पीछे से एक ठंडी भारी आवाज सुनाई देती है। कितनी अफसोस की बात है। शुरी और आइजैक दोनों एक साथ पीछे मुड़कर देखते हैं। एक आदमी दोनों हाथ पीछे बांधकर सामने आ रहा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। पहले पलादिन्स ने गोल्ड टीम को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा बेटा और उसके दोस्त भी अब उसी टीम में चले गए। पूरी टीम चुप, हर चेहरा सन हैरान। फिर वही आदमी जैसे झुंझलाकर कहता है, मुझे पहले ही अंदाजा था, पुरानी जीतों के भरोसे एज्योर टीम में भेजकर गलती की थी। इज़ैक मुस्कुरा उठता है, काउंट आप बहुत छोटी सोच रखते हैं, जब हम कामयाब होंगे तो यही लोग आपको ठुकरा देंगे। शुरी धीरे से पीछे से इज़ैक के कंधे पर हाथ रखता है। इज़ैक, अगर हम फर्स्ट प्लेडिन्स नहीं ले सकते तो दूसरे या तीसरे में से चुन लो, बस चौथे मत लेना प्लीज। इज़ैक सोच में पड़ जाता है। पैलेडिन्स? हाँ। तभी उसकी आंखें चमकती और उसके चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान लौट आती है। ओहो, ये हसीनाएं कहाँ से आ गई? और फिर वो पलटता है, चल पड़ता है अपनी पसंद की हो। पीछे से शुरी चिल्ला पड़ता है, अच्छा है, जा आइजैक, कॉन्ट्रैक्ट कर ले सेकंड पैलेडिन्स से। आइजैक रेफरी के सामने सीधा खड़ा हो गया। रेफरी की आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। वो कुछ कहना चाहता था पर शब्द अटक गए। आइजैक अचानक पीछे मुड़ा, फिर आंखें बंद करते हुए हल्का सा थम्स अप दिखाया। दूर खड़ी शुरी भी मुस्कुराकर वही इशारा करती, और पीछे खड़ा वो लड़का जिसकी सांसें अब तक अटकी हुई थी, अचानक लंबी सांस लेकर खुद को संभालता। एज्योर टीम, क्या उसने सच में कर दिखाया? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे भरोसा और हैरानी साथ में लड़ रहे हो। शुरी धीरे से अपना अंगूठा ऊपर उठाती है, चेहरे पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान, मानो उसे कुछ समझ न आया, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। उसी वक्त एक आवाज आती है, चौथे पैलेडिन्स को चुना। इतना सुनते ही शुरी के होंठ कांपने लगे, आंखों में डिसबिलीफ साफ झलक रहा था। इज़ैक अब उनके सामने हाथ उठाकर बोल पड़ा, हे सुनो तो सही, एक कमाल की खबर है। चेहरे पर वो अजीब सी ऑलमोस्ट क्रिंज वाली मुस्कान, मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। इतने में भीड़ से किसी ने चीख मार दी, तू साला पागल कमीना। दूसरी तरफ कहीं एक कोने में कुछ चेहरों पर
साया पड़ा हुआ था। वहाँ खड़े थे चौथे पैलेडिन्स, जिन्हें एम्पायर में कभी अपनी जमीन नहीं मिली, जिन्हें लोग सिर्फ मैसेंजर बनाकर इस्तेमाल करते रहे, अपमानित करते रहे, पर जिनकी तलवारें राजसी नाइट्स से भी कहीं ज्यादा तेज थी। उनमें से दो मर्द खून सी लाल आंखों में आग लिए आगे बढ़े। ये लोग पवित्र मंदिर से नफरत करते हैं। दूसरी तरफ इल्लई ईशुआ खड़ा था, हाथ बंधे हुए, निगाहें सीधी आइजैक पर टिकी थी। बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? तुम सोच क्या रहे हो? आइजैक का गला सूख गया, लग रहा है सच में गुस्से में है। पीछे से उसके डीमन स्पिरिट की हल्की हंसी आई। तब जब तुम पूरा घर तोड़ रहा था तब तो इसका चेहरा इतना सख्त नहीं था। आइजैक मन ही मन सोचता है, मुझे वो जवाब देना चाहिए जो वो सुनना चाहता है। वो सीधा बोलता है, अगर मैंने कोई और मिशन मांगा होता तो हाउस जोशुआ का सम्मान मिट्टी में मिल जाता, और मैं ये नहीं चाहता था। इल्लाई की लाल आंखें चमकी। तुम और सम्मान की बात कर रहे हो? आइजैक मन ही मन कहा। शायद उसने यकीन नहीं किया। डीमन स्पिरिट भी बड़बड़ाया। जाहिर है अंधेरे की शक्ति रखने वाला आदमी और सम्मान की बात। आइजैक हक्का बक्का रह गया। इल्लाई का चेहरा अब दुख में डूबा था। तुम्हारे चेहरे पर यह भाव क्यों? क्या लगा? मुझे कुछ पता नहीं, मैं चुप था क्योंकि तुम मेरे लिए खास थे, लेकिन अब भरोसा नहीं बचा। इल्लाई के दोनों हाथ अब भी बंधे थे, पर आंखें सिर्फ आइजैक को घूर रही थी। आइजैक की मुट्ठियां कस गईं। मैं सच में। और फिर आइजैक का अंदर का ऑस्कर विनिंग एक्टर बाहर आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा, चेहरे पर जुनून, आवाज कांपी हुई पर झर से भरी। मुझे उस स्केलेटन किंग से इतनी नफरत है कि मैं उसे मार देना चाहता हूं। पीछे खड़ा डीमन स्पिरिट सन्न रह गया। ये कैसी बेहूदी झूठ है? इल्लाई अभी भी कंफ्यूज्ड लग रहा था। मैंने अपने माँ बाप खोए और उस स्केलेटन किंग की वजह से मुझ पर श्राप भी लगा। उसके अंदर की तकलीफ अब छलक रही थी, और ऊपर से पूरा एज्योर हाउस मजाक बन गया क्योंकि हम उसे हरा नहीं पाए। फिर एक पल को रुका। और तुम सोचते हो मुझे चैन की नींद आती है? आइजैक की आंखों में अब गुस्से की आग जल रही थी। मैं उस नकली स्केलेटन किंग को अपने हाथों से खत्म करूंगा। उसी के लिए मैं असली स्केलेटन किंग की ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि असली दुश्मन की सच्चाई सामने ला सकूं। मैं कुछ भी कर जाऊंगा और उसे खत्म करके रहूंगा। डीमन स्पिरिट का चेहरा थम गया। अंदर ही अंदर बुदबुदाए, ये तो पूरा पागल हो गया है। लेकिन इल्लाई अब गंभीर हो चुका था। मुझे हाउस जोशुआ को बचाना है, जिसे बाद में मैं खुद संभालूंगा। आइजैक ने हाथ अपने सीने पर रख दिया। अगर मैंने अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा छोड़ दी तो हमारा घर इतिहास बनकर मिट जाएगा। इल्लाई एक ठंडी सांस लेकर बोला, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि तुम्हें अपनी जान हमारी खातिर कुर्बान करने की जरूरत नहीं, लेकिन अब लग रहा है तुम सच में हमारे ही खून से। आइजैक चौंक गया। इल्लाई पलटते हुए बोला, मिशन फेल भी हो जाए तो कोई बात नहीं, बस जिंदा लौटना। अपनी पूरी टीम के साथ। डीमन स्पिरिट हक्का बक्का था। ये झूठ सच में काम कर गया? इल्लाई आगे बढ़कर बोले, अगर तुम सही सलामत लौट आए, आइजैक ने सर झुकाया, तो मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। आइजैक की आंखों में एक शरारती चमक उभरी। शुक्रिया पेट्रियार्क। और होठों पर वही डेविलिश मुस्कान जो किसी भी सच्चाई को छुपा सकती थी। कुछ दिन बाद राजधानी के बाहरी इलाकों में आइजैक सामने की ओर इशारा करता है, हमें इसी टाउन में नाइट से मिलना था। उसके पीछे शुरी और बाकी सारे लड़के चल रहे हैं। थक चुके हैं बुरी तरह। कुछ तो इतने थके हुए हैं कि रोने की हालत में है। शुरी दांत पीसते हुए कहती है, चाहे जो भी करना पड़े, इस बार बस जिंदा घर लौटना है। तभी डीमन स्पिरिट बोल उठती है, मास्टर, मैंने 14 साल पहले वाले डीमन पर थोड़ी जानकारी इकट्ठा की है। आइजैक मन ही मन सोचता है, क्या तुमने पता लगाया कौन था वो? स्पिरिट जवाब देती है, वो डीमन वेस्टर्न आर्मी के साथ है। 14 ओरिजिनल डीमंस में से तो नहीं, लेकिन शायद आपको जान पहचान हो उससे। वो काफी वायलेंट है, यंग कैडेट्स को बहुत ही ब्रूटल तरीके से खा गई। आइजैक की आंखों में गुस्सा चमकता है। इन हरामियों ने मेरे बनाए रूल्स तोड़े, अब देखना कैसे इनकी बैंड बजाता हूँ। लेकिन स्पिरिट उसे टोकती है, जरा संभल कर, अभी आपकी सारी ताकत वापस नहीं आई है। सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और वहीं पीछे एक सूखा पेड़, उसकी आड़ में वही डीमन छुपी खड़ी है। उसकी आंखों में शिकारी से चमक है और होठों पर एक क्रीपी मुस्कान। फाउंड यू जोशुआ बॉय। दूसरी ओर इंपीरियल कासल में क्राउन प्रिंस चबली हेला के भव्य महल में एक गूंजती हुई आवाज आती है, क्या ये सच है? प्रिंस कुर्सी पर बैठा है, हाथ में एक चिट्ठी धीरे धीरे पढ़ते हुए कहता है, आइजैक ने पैकमूल पैलेडिन्स को चुना। उसका असिस्टेंट चौंक कर जवाब देता है, उसे आपके भेजे गए नाइट्स में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ा। प्रिंस एक पल के लिए सोच में डूबता है, फिर मुस्कुराता है, नहीं, मुझे लगता है उसकी नजर बहुत पैनी है, असिस्टेंट को समझ नहीं आता। माफ कीजिए, प्रिंस मुस्कुराते हुए समझाता है, मैंने जो नाइट कमांडर भेजा था सर साइलन, वो आधा स्पिरिट है, यानी डीमंस के खिलाफ बहुत कमजोर। अब असिस्टेंट के चेहरे पर डर साफ दिखता है। सर साइलन आधा स्पिरिट है? क्या आपने उसे सिर्फ आइजैक की परीक्षा लेने भेजा था? प्रिंस सिर हिलाता है, नहीं, हालांकि वो डीमंस के लिए कमजोर है, लेकिन आइजैक के लिए फिर भी एक जबरदस्त मदद होता, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब प्रिंस के होंठों पर एक साथिर मुस्कान फैल जाती है। इंस्टेड उसने पैकम्यूल पैलेडिन्स को चुना, वो ऑर्डर जिसके हर मेंबर में डीमन ब्लड है। प्रिंस के सामने पैकम्यूल नाइट्स की एक तस्वीर रखी है। असिस्टेंट घबरा जाता है, लेकिन वो लोग तो किसी के काबू में नहीं आते।
उन्होंने क्लेरिक्स को डीमन किंग के आगे फेंका था। प्रिंस बस हल्का सा सिर हिलाता है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ एज्योर टीम के पॉइंट पर एक हाथ गुस्से में टेबल पर जोर से पड़ता है। वो अभी तक आए क्यों नहीं? 5 घंटे हो गए। क्या उन्हें पैक मूल पैलेडिन से लड़ना है? और वहीं खड़ा है पैक मूल्स का कमांडर डेरेक। डेरेक के साथ ही उसके चारों तरफ खड़े थे। एक लड़का धीरे से फुसफुसाया, लगता है उसे हमारे बारे में कुछ सुनाई दिया था और अब उलझने आया है। दूसरा लड़का थोड़ा झुंझलाकर बोला, एज्योर्स हमेशा वक्त के पक्के होते हैं और शायद ये भी वैसा ही है। डेरेक दांत पीसते हुए गुस्से से बोला, वो घटिया प्रीस्ट कमीने, इन्हें हम तक पहुंचने नहीं देना चाहिए था। लेकिन तभी इज़ैक चुपचाप उसके मुंह के पास आकर खड़ा हो गया, चेहरे पर हल्की सी चिढ़ाने वाली मुस्कान लिए हुए। हेलो सर डेरेक, कमांडर ऑफ द पैक म्यूल्स। डेरेक अचानक पीछे हट गया, उसकी आंखों में झल्लाहट थी। आइजैक ने हल्के अंदाज में कहा, हम देर से आए हैं, है ना? डेरेक गुस्से में फट पड़ा, मैंने सुना है तुम लोग हमेशा वक्त पर रहते हो, अब खुद देखो कितने बजे हो रहे हैं। आइजैक ने बिल्कुल शांत चेहरा बनाए रखा, हम पर कुछ बैंडिट्स ने हमला कर दिया था, मेरी बाह भी टूट गई। फिर उसका चेहरा थोड़ा डरावना हो गया, आवाज थोड़ी धीमी पर सख्त हो गई। शक है किसी ने उन्हें हमारे पीछे भेजा था। मैंने जितनी जल्दी हो सका यहाँ पहुंचने की कोशिश की, क्योंकि तुम्हें ज्यादा देर इंतजार कराना बदतमीजी होती। डेरेक चिल्लाया, फिर भी तुम्हें वक्त पर यहाँ होना चाहिए था। इज़ैक ने अब एक डरा देने वाली मुस्कान के साथ सीधा जवाब दिया, क्यों? तुम्हें लगता है तुम हमसे ऊपर हो? शूरी थोड़ी घबराई हुई सी बोली, क्या ये पागल हो गया है? डेरेक ने जमीन पर गुस्से में लात मारी, हमें यहाँ से कुछ हासिल नहीं होना, हम तो वैसे भी वापस जाने वाले थे। इज़ैक ने सीधा उसकी आंखों में देखा, अगर वापस ही जाना था तो 5 घंटे यहीं क्यों बैठे रहे? सच में जाना होता तो बहुत पहले निकल जाते, अब तक यहीं क्यों? तभी बाकी सब लोग भी अपनी तलवारें कसकर पकड़ लेते हैं। हवा में एक पल को सनसनी फैल जाती है। आइजैक ने हल्की मुस्कान के साथ अगली चाल चली, तुम हमें बस बेट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो ताकि अपने गायब साथियों को ढूंढ सको, है ना? डेरेक दांत भींचते हुए चीखा, अगर तुम्हारी इतनी ही दिक्कत है तो यहीं अलग हो जाते हैं। फिर तलवार निकालते हुए चिल्लाया, क्या उस हलक नाइट कमीने ने तुम्हें भेजा था? जरूर उसी ने तुम्हें हमारे मिशन को बर्बाद करने के लिए हमारे साथ भेजा है। शूरी परेशान होकर फुसफुसाई, हालांकि ये तो हमारे चौथे चाचा का फेक नाम था, क्या वो इसमें शामिल है? डेरेक ने अब अपनी तलवार दोनों हाथों से कसकर पकड़ी, चेहरे पर पूरी सनक थी। हम क्रशंदिया में तुम्हारे बिना दाखिल नहीं हो सकते, कमीने कहीं के। एक जोरदार स्टांस लिया, तो फिर अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारी टांगे काट कर भी तुम्हें घसीट ले जाऊंगा। तभी इज़ैक की आवाज अचानक गहराई से निकली, हाँ हे, तलवार वापस मयान में डाल दो। डेरेक कुछ पल के लिए हिल गया, उसकी आंखों में झटका सा आया। आइजैक के पीछे कुछ दिखा, एक स्केलेटन किंग की भयानक शैडो। डेरेक कांप गया, उसकी सांसें अटकने लगी, मैं इसका हुक्म टाल ही नहीं पा रहा, लेकिन ये तो सिर्फ एक बच्चा है। आइजैक हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ बांधते हुए बोला, डीमन की फितरत होती है, वो हमेशा उसी के आगे झुकते हैं जो उनसे ज्यादा ताकतवर, और इसलिए मैंने इन्हें चुना। डेरेक बिना कुछ कहे अपनी तलवार वापस मयान में डाल देता है। आइजैक अब शूरी की तरफ मुड़कर देखता है, चलो अब निकलते हैं। शूरी एकदम हक्का बक्का रह जाता है, तुम्हारा दिमाग तो सही है, इन लोगों के साथ जाने का कोई मतलब बनता है क्या? तुमने तो इनसे खिलवाड़ कर दिया। इज़ैक कान खुजाते हुए बोला, फिलहाल हमें एक दूसरे की जरूरत है, ये भी साथ चलेंगे। शूरी गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, मतलब क्या है इसका? दूसरी तरफ डेरेक की टीम के सारे लोग चुपचाप खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी साफ थी। एक आवाज आई, सभी किडनैप किए गए लोगों को बचाना है और हर उस डीमन को मार गिराना है जो इसमें शामिल था, यही हमारा मकसद है। आइजैक मुड़कर बोला, अगर तुम्हारे पुराने साथियों को बचाना भी पड़ गया तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेरेक सख्त लहजे में बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने पहले से जान लिया था कि हमें अपने लोगों को ढूंढना होगा। आइजैक बहुत कैजुअली बोला, क्या बक रहे हो, मुझे क्या पता था? बाकी सब चौंक कर बोले, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। आइजैक मुस्कुराकर बोला, अरे हाँ, मुझे तो पहले से सब पता था। आइजैक की टीम में जो एक पीले बालों वाला लड़का था वो बोला, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे पास कोई प्लान है? आइजैक हंसते हुए बोला, प्लान? क्या जरूरत है? वो लड़का चीखा, डेमन्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये हमें धोखा देंगे। तभी डेरेक थोड़ा भ्रमित दिखता है, उसकी नजर अचानक अपने हाथों पर जाती है, जैसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसी वक्त एक और आवाज गूंजती है, तुम जानते हो ना कि इन्हें हमेशा सबसे घटिया मिशन ही क्यों दिए जाते हैं? और ठीक उसी पल डेरेक के गले से एक अजीब सी घुटी हुई आवाज निकलती है। अचानक उसके शरीर से काली डिमोनिक ऑरा बाहर निकलने लगी, उसके हाथ के नाखून बढ़ने लगे, उसकी आंखें लाल हो गई और वो सीधे आइजैक पर झपटा। जैसे ही वो आइजैक के करीब आया, उसने टीम के एक लड़के का कॉलर पकड़ लिया। बाकी सब चिल्ला पड़े, हमने कहा था भरोसा मत करो, इन्हें पकड़ो। आइजैक ने बिना वक्त गंवाए डेरेक के सिर पर एक जोरदार चपट लगाई। डेरेक की आंखें बाहर आने को थी। इज़ैक गुस्से में दांत भींचते हुए उसकी तरफ देखा। डेरेक का सिर ऐसा सूज चुका था जैसे कोई कार्टून कैरेक्टर हो। इज़ैक चीखा, तू बहुत ढीला पड़ गया है। डेरेक सिर खुजाते हुए बोला, माफ करना, पहली बार इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म हो गया, लगा जैसे किसी ने सिर पर कुछ भारी रख दिया और फिर कुछ समझ ही नहीं आया। वहीं खड़ा दूसरा लड़का बोला, शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम क्रशंदिया के करीब हैं, मुझे भी अजीब लग रहा है। इज़ैक चुपचाप दूसरी तरफ देख रहा था। तभी डेरेक थोड़ा जोश में आकर बोला, लेकिन मैंने इतनी जल्दी ह्यूमन फॉर्म में वापसी भी कभी नहीं की थी। इज़ैक एकदम पोज देता है, थोड़ा फ्लेक्स करता है। डेरेक चिल्लाया, तुमने बस एक बार मुझे मारा और मैं रिवर्ट कर गया, तुम तो कमाल हो। इज़ैक आंखें बंद करके अपनी नाक के पास उंगली सहलाते हुए बोला, ऑब्वियसली मैंने ही किया। इज़ैक और उसका डीमन स्पिरिट एक ईविल सी मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखते हैं और बाकी सब खुशी में झूम रहे होते हैं। इज़ैक आगे बढ़ता है,
उसकी नजर गहरी और कॉन्फिडेंट। वो अपने साथियों को देखता है और धीमी आवाज में कहता है, चलो अगर सब रेडी हैं तो अब निकलते हैं। लेकिन तभी उसकी निगाह अचानक थोड़ी दूर जाती है। एक छोटा सा बर्ड दिखाई देता है जो अजीब तरह से हिल भी नहीं रहा। उसके पंखों से हल्की, बहुत हल्की डार्क एनर्जी रिस रही थी। इज़ाक की आंखें सिकुड़ जाती हैं। ये अब क्या है? वो चुपचाप हाथ बढ़ाकर उस बर्ड को दोनों हथेलियों में पकड़ लेता है। होठों पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान आती है और वो बुदबुदाता है। ये मरा होने का नाटक कर रहा है। उसके साथ खड़ा डीमन स्पिरिट ठंडी हंसी हंसता है। हाँ, बड़ा अच्छा एक्ट कर रहा है, क्यों ना इसकी ख्वाहिश पूरी कर दें। ये सुनते ही बर्ड का पूरा शरीर अचानक कांप उठता है। उसकी आवाज घुटी और घबराई हुई निकलती है। कमबख्त, ब्लड लॉर्ड कितना निर्दयी है, मुझे इस नीच प्रीस्ट के पास भेज दिया। आइजैक ठिठक जाता है। उसकी आंखों में हैरानी चमकती है। ब्लड लॉर्ड? क्या ये किसी ग्रेट डीमन का दूत है? बर्ड की सांस अटक जाती है, जैसे मौत उसकी गर्दन पर सवार हो। तभी उनके चारों तरफ अचानक एक इनविजिबल बैरियर खड़ा हो जाता है। डीमन स्पिरिट झुककर आइजैक से कहता है, मास्टर, बैरियर तैयार है। आइजैक मन ही मन सोचता है, ब्लड लॉर्ड मेरे ही सर्वेंट्स में से एक, वो अभी सैंक्टा सीडीज की कैद में है। लगता है उसने मेरा नाम सुना और यह संदेशा भेजा, लेकिन उसने इस स्पैरो से छुपाया कि मैं ही स्केलेटन किंग हूं। आइजैक धीरे से बर्ड को अपनी उंगलियों में कसकर पकड़ता है और ठंडी आवाज में पूछता है, बता मेरे लिए क्या संदेश है? बर्ड पहले तो तड़पता है। मेरे पास किसी प्रीस्ट के लिए कुछ नहीं है। आइजैक का हाथ और कस जाता है। बर्ड चीख उठता है, रुकिए, मैं बोलूंगा, मैं सब बताऊंगा। उसकी आंखों में डर तैर जाता है। डीमन किंग, हाँ वही जिसने तुम्हारे ऑर्डिनेशन के साथ खिलवाड़ किया, वही ऐश। आइजैक की भौहें तन जाती हैं। स्केलेटन किंग का क्लोन भेजने वाली वही है। बर्ड घबराहट में सिर हिलाता है। हाँ, वही जिसने अर्केन डिवाइस चोरी से भीतर पहुंचाया और अपने सर्वेंट्स को प्रीस्ट्स की हत्या करने का हुक्म दिया। ऐश, स्केलेटन किंग की शक्ति निगलने के बाद वो अब इतनी ताकतवर हो चुकी है कि होली हेलन एम्पायर की बैरियर तक तोड़ सकती है। ब्लड लॉर्ड ने कहा, फांसी मंजूर है, लेकिन ऐश नाम की डीमन किंग से कभी मत टकराना। आइजैक के चेहरे पर गहरी खामोशी छा जाती है। होठों से बस एक शब्द फिसलता है, ब्लड लॉर्ड, कमीना। बर्ड मन ही मन झुंझलाता है। धत, इतना कीमती राज मैंने इस शापित प्रीस्ट को क्यों बता दिया? आइजैक उसकी सोच को जैसे पढ़ लेता है और बर्ड को झकझोरता है। बर्ड बेतहाशा चिल्लाता है, ब्लड लॉर्ड मानता है कि मौजूदा स्केलेटन किंग इम्पोस्टर है। असली वाला तो पकड़ा गया था जब उसने सबको बताया कि स्केलेटन किंग नकली है। कितना बेवकूफ है वो। खैर, मैंने सुना है कि तुमने स्केलेटन किंग का एक टुकड़ा निकल लिया है। ऐश तुम्हारा इंतजार कर रही है अपने डोमेन के भीतर। अपनी जान की परवाह है तो लौट जाओ। आइजैक ठंडी मुस्कान के साथ बर्ड को छोड़ देता है। जा और जाकर बता देना कि मैंने संदेश सुन लिया। बर्ड पंख फड़फड़ाते हुए पीछे हटता है। जाते जाते चीखता है, मत मरना, वरना हमारे लॉर्ड को दुख होगा। आइजैक शांत खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में सोच का तूफान उमड़ रहा है। तभी पीछे से शुरी भागता हुआ आता है। अरे तुम कहां थे? हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। वो आइजैक की ओर अंगूठा उठाकर मुस्कुराता